चलो रिकॉर्डिंग शुरू की। अब अभी 1 मिनट बाकी है। सभी साथियों जय किसान। जय किसान कैलाश जी, जय किसान। अब बस आधा मिनट हमारा पूरा टाइम हो रहा है, 11:30 जी। आज सभी साथियों को नमस्कार। 1 बाय 1 मैं करीब आधा घंटा ले सकता हूँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बात बताऊंगा कि परिभाषाओं के तहत और वो कौन सी गलियों से निकल के यहाँ हम पहुंचे हैं। सन 1895 से मैं शुरू करूंगा, जिसमें ICAA बना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये परिकल्पना उस टाइम की गई, लंदन में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुए, लेकिन ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट जारी रही। भारत के इस कांग्रेस के 1800 जो है 85 के जस्ट बाद में ये घटनाएं हुई और ICAA बना। दुनिया के लोगों ने कोऑपरेटिव का एक मॉडल लॉन्च किया और उस मॉडल की जो परिभाषा दी थी, वो परिभाषा ये थी कि एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरली, एक ऐसी एसोसिएशन बनेगी जो अपनी मर्जी से, जो अपनी मन से जुड़ेगी, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। इसमें ये कल्चरल नीड्स भी है, एंड एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस। ये कोऑपरेटिव की व्यवस्था शुरू हुई थी वहां से। अब क्या हुआ कि ये चलते चलते और 1954 आया, तब भारत भी उस टाइम जुड़ गया था 1895 के, क्योंकि हम उस टाइम अंग्रेज थे तो अंग्रेजों को भी ये मॉडल लॉन्च करना था। उस टाइम से ये बात चली है। भारत ने फिर 1954 के अंदर ICAA का जो है AP का कंसेप्ट बनाया, एशिया पैसिफिक के नाम से बनाया। एशिया पैसिफिक के अंदर मैं अब वर्णन कर दूं कि एशिया पैसिफिक में, एशिया के पैसिफिक पे काफी देश हैं और उन देशों का अभी जो अध्यक्ष है वो चंद्रपाल सिंह यादव है, जो भारी मतों से पिछले साल जीते हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। NCUI जो भारतीय कोऑपरेटिव बॉडी है उसके भी अध्यक्ष हैं वो। IRU जर्मनी है, उसके भी वो मेंबर हैं। NCCF जो फेडरेशन है कोऑपरेटिव का, उसमें भी वो है। और NAFED है भारत का, उसके भी वो हैं और इनको के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, RSS से जुड़े हुए हैं और ये 15वें सम्मेलन में भारी मतों से ये जीते। उस दिन के बाद में ये जीत हुई, उस दिन के बाद में मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट पे नजर रख रहा था, शैडो गवर्नमेंट की कंसेप्ट पे, और मेरे तो एक सेशन पहले हुए। उन सेशन के अंदर मैंने ये बात कही, जब अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम भारत के अंदर 3 लाख पैक्स खोलेंगे। पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये खोलेंगे। और जब मैंने एक न्यूज चैनल पे अनुराधा प्रसाद से ये सुना कि ये बीजेपी का वोट बैंक होगा, नहीं ATM होगा, वोट बैंक नहीं ATM होगा, यानी गुजरात के अंदर जैसे अमूल वगैरह है। अब ये मॉडल है क्या? ये तो हुआ पृष्ठभूमि कि हम किन किन गलियों से 1895 से लेकर के और आज तक हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के हिस्सा जो है बने ICAA के नाम से। रूरल वॉइस के साथ ही हरवीर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ ऐसे लेख और इसके अंदर कुछ इनपुट दिए जिससे मुझे काफी सहायता मिली। संसद टीवी से भी मुझे सहायता मिली, फिर इंडिया गवर्नमेंट के भी रूल आए, उनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला। और जो प्रेस नोट है वो मेरे हाथ में है, उस प्रेस को मैं आपके साथ में दूंगा कि यादव कौन सी बॉडी सेटअप करनी। तो इन्होंने पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कंपनी एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए और गड़बड़ जला ये हुआ कि किसानों का जो आंदोलन हुआ वो
उन्होंने पहले ये 3 बिल से इसलिए जोड़ा कि 3 बिल जो थे वो कॉरपोरेट के लिए थे। कॉरपोरेट का मतलब कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत का मतलब अडानी की ओरिएंटेड सेटअप था ये। जब ये किसानों को पता लगा और किसान वहां पहुंचे कर गए तो इन्होंने कहा कि कंपनी के मार्फत फिर कंपनी की आवाज भी उठने लगी। अडानी के विरुद्ध में भी कई बड़े नेटवर्क खड़े हो गए, इसके सहयोग थे उसके विरुद्ध में भी किसानों की आवाज। और इंटेलिजेंट ब्यूरो ने बात बताई कि भाई किसान जा चुके हैं और किसानों को अब कंपनियों के मार्फत और विशेष तौर से अडानी के मार्फत तो आप उससे ढांचा खड़ा तो प्रॉब्लमेटिक रहेगी। और वो पीयूष गोयल जी थे उसके इंचार्ज और हमारे कृषि मंत्री जो थे वो इसके थे। और ये ढांचा चलते चलते हम साल 1.5 साल से चलते रहे। इसी बीच में 4 महीने 5 महीने पहले ये बात आई कि इसको कॉर्पोरेट में कन्वर्ट किया जाए। अब हमें कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव ये मॉडल है मोटा मोटा। पहले हम लोग जो है वो कोऑपरेटिव के तहत नहीं थे, कॉर्पोरेट थे। अब कोऑपरेटिव के मार्फत जो है सहकारिता के मार्फत किस तरीके से हमारा ढांचा है उसके लिए इन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है वो ढांचा क्या होगा। इस बीच में मैं ये बता दूं आप, एक MSCS के नाम से यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2002 का जो बिल था वो बिल 22 में अभी बिल रखा है, वो पब्लिक डोमेन पे है। मैंने ग्रुप में डाला है। उस बिल के अंदर ये बदलाव कर से आंधी का है, इसलिए क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि बदलाव क्या कर रहे हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बदलाव कर रहे हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सारे स्टेट कई स्टेट में काम करती है उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे। इसके लिए 2002 में बिल बना था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम इसको नया बनाएंगे, इसमें बदलाव करेंगे। बदलाव में क्या करेंगे? चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा और उसके अंदर वोट देने वाले लोग हैं जो सक्रिय सदस्य होंगे। सक्रिय सदस्य में इन्होंने जो परिभाषा दी है वो होगा कि 3 बार जो नहीं आएगा कोई आदमी तो उसको हम सक्रियता से हटा देंगे। यानी मोटा मोटा वहां दूरी जा रही है कि RSS एडजस्ट करने के लिए सक्रियता की वो एक लाइन ऐड की है कि चुनाव जो है वो किस तरीके से होंगे, कौन कौन लोग वोट देने के अधिकारी होंगे, चुनाव आयोग बनेगा ये। फिर बाद में एक लोकपाल बनाने की इसके अंदर इनपुट दिया गया है। जो ये 2022 में जो चेंज हो रहा है 2002 वाले में, उनमें कहा कि भाई ये जो है ये हम लोग लोकपाल की नियुक्ति भी करेंगे और वो लोकपाल जो है वो इनकी घर जाले जो भी होंगे उस पर ध्यान रखेगा। और एक समामेलन के नाम से होगा कि भाई यदि हम किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को आपस में मिक्सअप करना चाहें या एशिया पैसिफिक का बहुत बड़ा ढांचा उसमें मिलाना चाहें तो उसका भी इसमें इनपुट डाल दिया। और बीमार सहकारी होगी उसके लिए फंड अवेलेबल का भी कंसेप्ट डाल दिया कि मान लो कोई ऐसी कोई सहकारी समिति फेल हो रही तो उसको फंड देने का है, उसका भी उसमें डाल दिया। और निर्देश सहकारी समितियों को ला दिया। बोर्ड डायरेक्टर जो है इसके लिए भी इन्होंने अपनी बात रखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव कैसे होंगे। यानी एक कोऑपरेटिव की पूरी बॉडी आपके लिए अलग से पूरे भारत में खड़ी होगी और उसके पैक्स जो है प्राइमरी, जैसे मैंने कहा प्राइमरी एग्रीकल्चर जो है क्रेडिट सोसाइटी के नाम से ये खुलेगी। अब जगह पता है कि राजस्थान का या स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम कर रही है, ये ढांचा सेंटर का खड़ा होगा। सेंटर वालों के पास में उनके पैसा होगा, GST के मार्फत पैसा उनके पास है। स्टेट जो है अपने आप में कैसे काम करेंगे, स्टेट की कोऑपरेटिव बॉडी का क्या वजूद है, ये स्टेट वाले लोग सोचते हैं। और इंटरनेशनल लेवल का ढांचा मैंने बता दिया कि ICA 1895 से बना हुआ पूर्णिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाता है। ICA AP के नाम से हमारे चंद्रपाल सिंह जी यादव चला रहे हैं जो भारत के हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो उसके करीब हैं। अब हमारे यहाँ मल्टी स्टेट कंपनीज के अंदर जैसे अमूल है, इपको है, क्रिपको है, यूपी की जो गन्ना कई ऐसी सोसाइटी है, शरद पवार जी की कई गन्ने की हैं वो है। इस तरह की करीब 1400 सोसाइटी भारत में मल्टी स्टेट की हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है। इसमें से कई तो अभी 300-400 अमित शाह जी ने हटा दी कुछ गड़बड़ जाला होने से। तो पहले तो ये बैंक के रूप में काम कर रहे थे।
पैसा देना करना क्रेडिट सोसाइटी के नाम से ही था। तो इनको ये जो है ना एटीएम इसलिए माना गया है कि क्रेडिट भी मिलेगी आपको, यानी एक ढांचा ऐसा खड़ा होगा जिसके अंदर आपके पैसे डीबीटी के मार्ग पर डायरेक्ट बेनिफिट के मार्ग पर आपके खाते में चले जाएंगे, आप कैसे वोट देंगे, क्या नफा देना करना, एक नेट बिल्कुल एक ढांचा अपने आप में खड़ा होगा उसका पूरा। अब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल का, एशिया पैसिफिक लेवल का और भारत लेवल का ढांचा बताने के बाद में अब भारत के अंदर 3 मल्टी स्टेट कंपनियां 1400 तो वो 3 खुली है और वो डायरेक्ट किसान को इंपैक्ट कर रही है। वो तीनों क्या है उसका मैं 1 बाय 1 वर्णन करूं। इंडिया के अंदर एफटीए के नाम से हमारे अभी ऑस्ट्रेलिया हुआ है, यूएस से हुआ है, यूके से जा रहा है, अभी वो प्रधान के कारण से कुछ नहीं हो पाया और कई 12 देश और लाइन में है जिनके साथ में हम फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल ले रहे हैं, यानी हमारे 2 देशों के बीच में बाइलेटरल समझौता होकर के ट्रेड होएगा। ये एक ढांचा बन रहा है एफटीए का, एक ढांचा बन रहा है इन स्टेट पूरे खड़े हो गए, किसान चालू होगी, उड़ान के हिसाब का माल जाएगा समुद्र तट पर और साइड में ये एफपीओ और एफपीसी खोल करके माल कलेक्शन के लिए कर दिया, पैक्स की एक व्यवस्था कर दी जो माल करेगी और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर से माल समुद्र तट पर जाएगा। एक्सपोर्ट का एक ढांचा खड़ा हुआ जो इस कंपनी में भी है जिसका मैं वर्णन थोड़ी देर में करूंगा। अब दुनिया के एफटीए जितने भी हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम शुद्ध भोजन खाएंगे, यानी ऑर्गेनिक चीज जो है हमें भेजोगे तो लेंगे। तो इधर इंडिया गवर्नमेंट ने कहा किसानों को आप ऑर्गेनिक पैदा करिए, इधर इंडिया गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड भी पैदा करिए ताकि हमारे यहाँ की पब्लिक को हम खिला पिला सकें। सवाल ये बनता है कि हम जीएम को पैदा करके जब दुनिया ले ही नहीं रही है तो भारत का किसान जेनेटिक मॉडिफाइड करे, लेकिन जेनेटिक मॉडिफाइड आपको खेत खेत में सरसों को जो पहुंचा देंगे, जो डीबीएच के नाम से है, वो दारा मस्टर्ड डीएमएच के नाम से 11 के नाम से इन्होंने कर दी। तो ये जो सारी बातें इंफ्रास्ट्रक्चर बताई कि आखिर है क्या, रेलें, गाड़ियां, दूसरा ढांचा, ये कॉर्पोरेट के लिए सारा कुछ तैयार है। वहां पे 12 बंदरगाह में से 7 बंदरगाह अंडा जी को दे दिया एक्सपोर्ट के लिए, रेलें वगैरह इनके प्राइवेटाइजेशन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया और गति शक्ति के नाम से 101 लाख करोड़ का बजट दे करके अजपार का 7.5 लाख करोड़ दे दिया, ये खड़ा हो गया। अब किसान को ये धंधे लगा रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि ऑर्गेनिक की बात करिए। अब मैं पहला जो मल्टी स्टेट कंपनी बनी है, जो इसमें कंपनी नहीं सोसाइटी बनी है, उस सोसाइटी के बारे में मैं पढ़ के बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक के नाम से बनी है कि कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये नेशनल लेवल की है, ऑर्गेनिक सोसाइटी नाम कहलाएगी। यानी ये सोसाइटी जो है ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान रखेगी, ऑर्गेनिक कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है ये कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या करेगी कि ये एक अम्ब्रेला होगा, यानी अमित शाह जी के अंडर में ये सारे लोग काम करेंगे, एफपीओ काम करेगा, एफपीसी काम करेगी और इसके अंदर काम क्या होगा कि एक तो होगा एग्रीगेशन, यानी खेती करनी है, एक प्रोक्योरमेंट हो गया तो प्रोक्योरमेंट की जो बॉडी है या वो मंत्रालय है वो इनके अंडर में हो जाएगा। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन का मतलब है आप ऑर्गेनिक खेती का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ला करके ये कंपनियां आपको देगी छोटी छोटी जगहों पे। जैसे अमूल का दूध कलेक्शन हुआ था, लाइनों पे आपका अनाज कलेक्ट हो रहा है, आपका दूध जैसे कलेक्ट हुआ था, सोसाइटी खुली थी इस तरह से करका सैंपल नापने के लिए, आपका वो फैट नापने के लिए और इस तरीके से जो चीजें थी अंदर, तो आपका एग्रीगेशन कराना है को प्रोक्योरमेंट करना है एफपीओ और एफपीसी के बाद में सर्टिफिकेट करेगा, ये इनको ठेका कर देंगे, फिर टेस्टिंग करेगा आपका ऑर्गेनिक है कि नहीं है, ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स करेंगे, सपोर्ट फ्रॉम रिलेवेंट यूनियन मिनिस्ट्रीज, इनसे संबंधित जो यूनियन मिनिस्ट्रीज है वो इसको सपोर्ट करेगी, इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा का पूरा इनको फंड देगा।
और थीम होगी सहकार से समृद्धि। आपकी समृद्धि की परिकल्पना है ये, और इसी के अंदर और ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म देम इनटू सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज के रूप में इसको, वाइब्रेंट बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में इसको बना देंगे, जिससे आपका सहकार से सहमति आपका आ जाएगा। और पैक्स टू अपेक्स, यानी पैक्स मैंने बताया था आपको, उसको अपेक्स यानी ऊपर बॉडी, इंडिया लेवल की बॉडी, और इंडिया लेवल से एशिया पैसिफिक की बॉडी, और एशिया पैसिफिक इसलिए आपके जितने भी एफटीओ वगैरह हैं वो आपके हो जाएंगे। तो एक बॉडी हुई ये ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कोई आदमी करेगा तो बीज पे भी कब्जा हो, तो दूसरी बॉडी बनाई इन्होंने, कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप। कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, और सोसाइटी सीड सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के एक्ट के तहत 2002 में, जो 2022 वाला तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा टच में रहता हूं। 2022 में जो बदलाव हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या करें चुनावों में, दूसरों में, जिस तरीके से ढांचे को अपने लेवल पे अपना कंट्रोल करने के लिए। अब ये अगले बिल तो एंटर हो चुका है लोकसभा में, स्टैंडिंग कमेटी में है, हो सकता है किसान यूनियन से कुछ मांगे। इनकी किसान यूनियन अलग है, ये जो एसकेएम की किसान यूनियन है ये किसान यूनियन के परे इनकी किसान यूनियन है, वो उनसे वो जवाब तलब करते रहते हैं कि आप इसमें सुझाव दे दो और आप इसके अंदर कोई बात है वो रख दो, तो वो सुझाव इसके अंदर एज ए इनपुट हो आते रहेंगे। हमारे जो एसकेएम के साथी जो अलग बैठे हैं उनके अंदर वो बात जो है वो कब पहुंची या पहुंच गई होगी वो जाने, लेकिन मैंने सोचा कि हमें सेशन करके और एसकेएम तक अपने जो भी एक एसकेएम है। अब ये बॉडी क्या करेगी, यही बात जो है सीड वाले मामले में इसका प्रोडक्शन करेगी, सेल का प्रोडक्शन आपको कराएगा, फिर प्रोक्योरमेंट करेगी, फिर प्रोसेसिंग करेगी, ब्रांडिंग करेगी, लेबलिंग करेगी, पैकेजिंग करेगी, स्टोरेज करेगी और मार्केटिंग करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड करेगी, और इस एक आया कि स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी। और वो किसके लिए करेगी, इंडिजियस नेचुरल सीड। आपके भटके बीज के ऊपर तो रिसर्च होगी। और मोटा एक और आया, तब मैं शंका में आया कि विल प्रमोट, क्या करेंगे, सीड रिप्लेसमेंट रेट। इसकी परिभाषा मैंने पढ़ी गूगल से। सीड रिप्लेसमेंट रेट के मायने ये है कि आपका जो सीड है उसकी जगह ये जेनेटिक मॉडिफाइड सीड डाले या इनके हाइब्रिड के कोई सीड डाले तो वो रेशियो होगा। जैसे भारत भर में पूरे में या किसी राज्य में या किसी 50,000 हेक्टेयर के अंदर आपको आपने खुद का सीड बोला और हमने फिर कहा उन सीड वाले वो आपको कहेंगे कि आप ये सीड, उसमें रेशियो होगा। वो कहेंगे देखो तुम्हारा तो हुआ 10 कुंटल, हमारे वाले सीड से हुआ ये 15 कुंटल, तो प्लीज ये सीड खरीदिए। ये एसआरआर मॉडल एग्रीकल्चर के इसके अंदर है, ये मैंने पढ़ा। एसआरआर के तहत ये करेंगे वेराइटी रिप्लेसमेंट रेट, यानी वेराइटी आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी है या लोकल वेराइटी है। अब आपने जो वेराइटी बोली है इसके डेटा ये कलेक्ट करेंगे और उसका वीआरआर के नाम से जो है आपको इनपुट दिया जाएगा कि देखो आपने जो काम किया, आपकी वेराइटी यदि ये होती तो तगड़ा माल उगता, आपकी वेराइटी नहीं, ये इनका होगा। एंड हेल्प रिड्यूस यील्ड गैप, जो उपज है उसका गैप है, एंड एनहांसमेंट प्रोडक्टिविटी। इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एसआरआर के डेटा, वीआरआर के डेटा लेंगे और आपको बीज और पैकेट लागत आपके सामने रखेंगे कि आप ये ले लीजिए। और ये कंपनी ये काम करेगी, जैसे दूध वाला है, आइसक्रीम भी बना रहा है, छाछ भी बना रहा है, लस्सी भी बना रहा है, ये इस तरह की बातें जो है इसमें होगी। ये सीड वाली जो सोसाइटी है इसमें भी मामला सरकार से समृद्धि का अंदर ही है। ये पूरे के पूरे काम होंगे अंदर। आईसीआर को, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को, इनको भी एक्सेस दी गई है और अम्ब्रेला के रूप में काम करेंगे, यानी अमित शाह के अंडर में ये सारी एग्रीकल्चर और दूसरी कॉर्पोरेट ये सोसाइटी जितनी भी है ये इनके अंडर में काम करेंगे एसआरआर और वीआरआर के तहत, और हाई यील्डिंग वेराइटी आपको देने की आपको करेंगे। यानी बीज के लिए एक ये दूसरे नंबर की मैंने आपको पढ़ के बताई। अब ये सब मामला हुआ तो इसको ऑर्गेनिक आपने कर दिया उनके कहने से,
बीज भी आपको दे दिया, सिडवाड़ी को जो सोसाइटी बनी उसने। और अब आपके एक्सपोर्ट की बारी आती है, तो तीसरी सोसाइटी इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए छोड़ी। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। एक्सपोर्ट के नाम से एक सोसाइटी बोली अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002। तो 2022 आएगा तो इसका ढांचा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और वो किस कैसे चलेगा। इसका काम ही है पैक्स टू अपेक्स है, टू नेशनल लेवल कोऑपरेटिव। इसको पढ़ना भी बड़ा है कि प्राइमरी टू नेशनल लेवल सोसाइटी इंक्लूडिंग प्राइमरी सोसाइटी district, state and national level fashion and multi-state cooperative society can become its member. ये इसके मेंबर होंगे। All these cooperative will have their elected representative in the board society as परिवार। अब इसमें कॉर्पोरेट कैसे एंटर होगा, वहां शेयर होल्डर से एंटर हो रहा है, शेयर लेकर के आपके शेयर बेच के, या आपको मेंबरशिप देके कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट के ये ढांचे खड़े होंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी सोसाइटी होगी, डिस्ट्रिक्ट 2024 तक ये 3 लाख कर रहे हैं, और स्टेट नेशनल होगी। और ये क्या करेगी, विल एक्ट एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस गुड और सर्विसेज, गुड्स के साथ सर्विसेज भी लिए, produced by various cooperative society across the country with the support from relevant union ministries। जो भी संबंधित
गहराई में नहीं जाने के बाद अपना विश्वास से भी अपनी मैच के खा सकते हैं। ये में लिया और गांव-गांव घूम के मैंने ये बात की कि आप तो है ऑर्गेनिक खेती पैदा करिए, 10% खेतों में करिए, 10% के बाद में हम आपस में अपना एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल के तहत आपस में हम मिल बांट करके ऐसा खाएंगे। इसको हमने सामाजिक सहकार नाम दिया। इसमें क्या चेंजेस आए? अब इसमें कई तरह की चीजें, एक पीपीवी एंड एक्ट है। पीपीवी एंड एक्ट जो है वो फार्मर राइट को कर रहा है। एक इंटरनेशनल फार्मर के लिए जो 2018 में हुआ है, जो फार्मर को नेशनल राइट दे रहा है। तो ये सारी बातें हमारे सामने है कि हमारे एक तरफ कानून फार्मर के राइट को बचाने के भी है, एक तरफ कानून जो है कॉर्पोरेट के ढांचे को इस कोऑपरेटिव में कन्वर्ट करके किस तरह से हमें कर रहे हैं, तो वह में भी नहीं जिया जा सकता। चलो वीरेश जी, आप अपनी बात सारे संक्षिप्त रखें ताकि बात सब किया जाए इसमें, क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सेशन लोगों को, तो उसमें कुछ सुनने का लोगों को आनंद आएगा। वीरेश जी, आप अपनी बात को अधिक आदमी 2-3 मिनट लास्ट रखिए आप, क्योंकि बातें मैंने सारी बंद कर रहा हूँ। बाकी सारे भी अपने माइक और कैमरे जो भी है, कैमरे तो खुले रखे ताकि रिकॉर्डिंग में ठीक आता है। माइक बंद। हनुमान राम जी, मैं ही बोलूं थोड़ा सा पहले। हाँ बोलिए, आपका हैंड रेज है, आप बोलिए। कृषि बिलों के लिए में तो चलो जो हुआ सो हुआ, हम लोगों ने क्या करा क्या हुआ उसमें लेट आए क्या मामले में ये है, कोऑपरेटिव वाले मामले में, कि जब भी आप इस पर बात करोगे कोई भी एक खड़ा होके भाई ये तो 1895 से है, 2002 से है, कोई नया काम तो हुआ नहीं है। तो होना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले स्थिति को साफ करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने भी कोऑपरेटिव को बढ़ाया और पूरे तौर पर बढ़ाया, तमाम कानून बने, ये उसी कानून में बदल कर हिसाब से, जैसा कि आपने। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत क्लियर बताना चाहिए लोगों को कि अंतर क्या है दोनों चीजों में। कांग्रेस के द्वारा चलाया गया सहकारिता था और जो इनके द्वारा चलाया गया सहकारिता है, यही कृषि बिलों के मामले में था। मैक्सिमम कृषि बिल भी पहले से ही बने हुए हैं। यही बात ये बार बार कहते भी हैं कि पहले से बने हुए, हमने कहा बना दिए। तो हमें ये बताना है क्लियर करके कि पहले ये राज्यों के अधीन था, पहले ग्राम सभाओं के अधीन था, पहले सोसाइटी के अधीन था। आज ये सीधा केंद्र के एक मंत्री के अधीन होने जा रहा है। इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है।
पहले ये कोऑपरेटिव था और वो भी इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव था, यानी सरकार के अधीन नहीं था, डेमोक्रेटिक था, जैसे कि आपने विस्तार से। लेकिन अब जो इसका है 100 जो इसका संस्करण बनाया जा रहा है, वो संस्करण टोटली कॉर्पोरेट है, और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम ले जाके केंद्र के अधीन किया जा रहा है। अब हम कहे भाई, सरकार से अगर पूछे, सरकार कहेगी कि भाई राज्यों में बेईमानी होती है, ग्राम प्रधान बेईमानी करते हैं, और केंद्र सरकार के बारे में हमारा ये मानना कि मोदी जी की ये छवि है कि वो ईमानदार आदमी है, जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे और वो कोई बेईमाना नहीं करने के। हमारा यहाँ ये कहना है कि आज आप इसको सेंट्रलाइज कर दोगे, केंद्र के अधीन ले जाओगे, आप ईमानदार हैं, ये सरकार ईमानदार है, कल अगर परिवार वालों की सरकार आ गई, बेईमानों की, भ्रष्टों की सरकार आ गई आपके अनुसार, यानी कांग्रेस की आ गई, तो उस समय अगर कोई वो जो बेईमान आएंगे वो क्या करेंगे? वो तो अकेले रहेंगे, सोल ताकत उनके हाथ में आ जाएगी, फिर तो कोई टोकने वाला ही नहीं बचेगा। तो हम दोनों तरह से निवेदन करते हैं सरकार से कि आप इसका सेंट्रलाइजेशन करोगे, केंद्रीयकरण करोगे, तो उसके दो पक्षों को। आपकी बात आ गई कि हमें बराबर हिसाब से रखा। बोलिए, मेरे साथ फूल कुमार जी फ्रांस से भी जुड़े हुए हैं। आप लोकल जो भी बोल पहले अपना हैंड रेज करते, वरना मैं 1 बाय 1 अपनी बात को सभी साथियों के व्यू में लेना चाहूंगा, ताकि वो उस बात के अंदर हमारे बीच में मनीष भारती जी, मैक सिंह जी और रूपचंद जी हैं, जो एस के राजा हैं। मैं पहले मैक सिंह जी, आपको आप थोड़े से 2-5 मिनट लेट जुड़े थे। मैक सिंह जी के बाद में फूल कुमार जी, आपका माइक खुला, जल्दी हो तो मैं आपको ले, वरना 3 को सुनने के बाद में मैं लेना चाह रहा आपको। बिल्कुल, ये जो हमारे एक्स महानुभाव हैं, भाई साहब जितने भी हैं, सारे पहले इनको सुनते हैं। हाँ, बाद में मैक सिंह जी, मनीष जी और रूपचंद जी और एस के राज साहब से लेने के बाद में आपसे मैं लेऊंगा, फिर मैं सभी साथियों को जोड़ूंगा। तो मैक सिंह जी, आप व्यू पॉइंट रखिए। कोऑपरेटिव पे आंधी वो है, जो है कॉर्पोरेट के पैरेलल खड़ी है, और कोऑपरेटिव अच्छा कि कॉर्पोरेट अच्छा, और कोऑपरेटिव को जो है कॉर्पोरेट में इंटरमिंगल कवायद है, जिसको भारत सरकार ट्राई कर रही है, लगभग हो ही रहा है। चुनाव लोकपाल के कानून बना के इस तरीके से, जैसे अमूल डेयरी और इस तरह की है, उसके साथ मैक सिंह जी अपना व्यू पॉइंट रखिए। देखिए सर, सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ा जोर से बोले ताकि रिकॉर्डिंग में सही रहेगा जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसकी बैकग्राउंड में लोगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कमीशन बनाया था कोऑपरेटिव के आंदोलन का असेसमेंट करने के लिए, और उस कमीशन ने ये कहा था, आई थिंक बलबीर कमीशन था जो हेड कर रहा था, उसने इन कोऑपरेटिव को बंद करना चाहिए। कोऑपरेटिव इफिशिएंट नहीं है और ये आपस में लड़ती रहती है। जितने भी तरह की कोऑपरेटिव बनी, उसमें से सब कोऑपरेटिव जो कामयाब रही वो है थ्रिफ्ट एंड बैंकिंग। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो सब उसी रास्ते से बने हुए हैं। बैंकिंग में पैसा मांगने में, उधार देने में, ब्याज कमाने में ये सोसाइटियां चली। इसके अलावा कोई कोऑपरेटिव नहीं है जिसको कहते हैं कामयाब है। अमूल वगैरह भी एनटीटी के थ्रू करोड़ों रुपए लेके, या मदर डेयरी भी एनटीटी सरकारी पैसे से चली है, ना कि वो अपने आप कामयाब हुई। अमूल की नीतियां जो है 18 के 18 गुजरात कोऑपरेटिव है ना, गुजरात के बाहर वो सिर्फ माल बेचते हैं अपना। तो खैर, अब कमीशन ने कहा इसको हटा दो, तो लोगों ने कहा यार बहुत बड़ा पंगा होगा, बहुत बड़ा सिस्टम है, सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने एक अल्टरनेट लेके आए, और एफपीसी ये कोऑपरेटिव की जगह कंपनी की तरह से चले किसान, और ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को दिया था उस कमीशन की रिपोर्ट के 1 साल बाद, है ना। यदि आप इसकी जेनेसिस देखें कि ये इसमें कॉर्पोरेट घुसाना क्यों चाहते हैं, यदि तो फार्म बिल में कुछ भी गलत नहीं था, सिवाय एक ऐसी चीज के जिससे ये फार्म बिल कॉर्पोरेट को स्थापित करते हैं, और वो था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स का शेड्यूल फार्मर प्रोड्यूस का बनाना। जो पहला बिल था, पहले बिल का जो मेन पॉइंट था, पूरे देश में फार्म प्रोड्यूस का जो लाखों करोड़ का धंधा है, उसका ट्रेड का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना। और उस बिल की डिटेल में लिखा हुआ था
कि वो किसान नहीं बना सकते, है ना, प्रोड्यूसर नहीं बना सकता है। क्रिस्टल क्लियर था, जिस पर हमने सबसे ज्यादा पंगा किया था कि इसका मतलब सीधा ये किसी को आउट रख और ट्रेडर को रास्ता खोला गया है ना। एक सेकंड, मेरे ख्याल से हाँ, आवाज आ रही है मैक्सिम जी, बोलिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। तो अभी तो फिलहाल ये है सर, ये जो रास्ता खुला गया था पहले, उसमें जो आंदोलन था उसके बैकड्रॉप के तौर पे ये अपना प्रमोट तो कर रहे हैं खुद को, और इन्होंने आज इनकी शंका पे शक सिर्फ इसलिए होता है कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई थी केंद्र में 2014 में, उस टाइम तक 16 में भाजपा के अमूल की 16 सोसाइटियों में भाजपा ने, और जबकि 17 सोसाइटियों में 1.5 साल के अंदर अंदर इनके बंदे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिठाया इन्होंने, चाहे लोकल नेता को बिठाया, रिप्लेस कर दिए थे सारी सोसाइटियों में। इस सोसाइटी को थ्रू फंड का फनल बना के और अपने लोग फायदा दें, ये तो जरूरी है, लाजिम है, करेंगे, ये करते रहे हैं। साथ आपको यदि आप पुराना रिकॉर्ड देखो उनका, तो मधेपुरा मर्केंटाइल बैंक एक था, आप उसको जाओगे कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 में जाके आपको समझ में आएगा कि 2014 करोड़ का घोटाला सब हाथ चालू नहीं, और उस बैंक के चेयरमैन हो रहे, है ना। नहीं, वो इसमें लोकपाल बनाने की बात ये कर रहे हैं, जो इनका होगा क्या होगा। सर लोकपाल तो केंद्र में बना हुआ है, लोकपाल भी बना हुआ है, लोकपाल ने कुछ पिछले 3-4 साल में, बता दो। मैं सवाल थोड़ा सा है सिंह जी, आपको रोक के एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। फूल कुमार जी जो है फ्रांस से, जो लगभग 20-30 देशों के साथ में इनका जो ग्रुप अटैच है, ज्यादा ही होगा। हमने एक COIPC के मार्ग का बात हुई थी, क्या हम इस के सापेक्ष इसकी प्रतियोगिता तो नहीं कह सकते, हमारी इतनी नहीं है, लेकिन हम अपना आपस में, जैसे मैंने सामाजिक सेवा के नाम से या कुछ गांवों में, तो क्या हम मिल बांट के अपने भोजन को खा ले, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टोटल का टोटल इंडिया को नीड है। ये यहाँ कहते हैं ऑर्गेनिक पैदा करके तो आप बाहर भेज दो, और आपको हम GM ला रहे हैं, आप GM खाते ना, क्योंकि यहाँ पे तेल की कमी, वो ये कह रहे हैं। सारी स्थिति में कम से कम ऑर्गेनिक आपस में बनने का कोई प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं क्या? कोई ऐसी बात आती हो? पहले तो अनुमान बात समझिए, आप जो भी सोल्यूशन को देश के कानूनों के अंदर निकालना होगा। पहले तो बड़ी सीधी बात है, ये देश के जो कानून है इन्हीं के अंदर फ्रेमवर्क शामिल होकर आप कुछ फ्रेमवर्क दे सकते हो। बस नीयत का फर्क होता है, नीयत वाला थोड़ा सा 60 दे देता है, और जो बेनियत वाला वो 40 छोड़ता है टेबल। मैं सिंह जी, मेरा यहाँ विरोध, हम क्यों GST दे, आपस में बांट लें, 1000 फैमिली जुट गए, ये दो बाहर बैठे हैं, बाहर उनको हम यहाँ से वहाँ हम गवर्नमेंट का कानून माने, भारत के लोग तो आपस में मिल बांट के खाना। सर जब आप इसको करने लगोगे और स्केल पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कानून है देश में ऐसा, GST साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इतने पैसे का गुड्स लेकर सड़क पे यदि चलोगे तो उसके लिए वे बिल कटेगा ही कटेगा, है ना। जैसे ही स्केल पे आओगे ना, छोटा जेब से जेब में 10 किलो सामान इधर का उधर कर लिया, उसके लिए पहले भी उन्हें चिंता नहीं थी। जैसे ही आप इसको स्केल पे लाओ, समाज के लेवल पे लाओ, तो ये पकड़े आप क्या सोचते हैं? आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर हैं, आपके लिए बहुत सारी दुकानदारी खुली, सर्टिफिकेशन करने की गई, प्रोक्योरमेंट की खुल गई, टेस्टिंग की हो गई, ब्रांडिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, आप बहुत बड़ा फार्म हाउस लेके बैठे हैं, इसलिए आप क्या सोचते हैं? आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। नहीं देखिए, इसमें जो तरार आप कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि किसान और व्यापार तो बातों को अब मेरे ख्याल से जो भारत का जो कृषक समाज है वो समझना पड़ेगा। कृषक समाज अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पे अपने आप को देखता है। हर हाल में, हर तरीके से, हर परिस्थिति में वो अपना बेहतरीन उत्पादन देके देश की GDP में एक योगदान दे रहा है जो कोई दूसरा सेक्टर नहीं दे रहा आज की तारीख में। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रोड्यूसर बनके ही हमारा एग्जिस्टेंस हो जाएगा? तो ये भी संभव। और
अगर हम इसको थोड़े बड़े चश्मे से देखना चाहें तो क्या भारत के किसान के ऊपर आपने बहुत सारी तोहमत आप लगा देते हैं कि साहब अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, अपना माल बेचा नहीं है, कानून खराब है। लेकिन जिन देशों में, जिन मुल्कों में कानून किसान के अनुरूप भी है, चाहे मैं अमेरिका का ही उदाहरण ले लूं, तो क्या अमेरिका के सभी किसान अपना माल खुद बेच रहे हैं ब्रांडिंग करके? क्या वो खुद अपनी कम्युनिटीज बना रहे हैं? क्या वो खुद उस तरीके की परिस्थिति में है? क्या यूरोप का किसान उस तरह का काम कर पा रहा है? जबकि उनके पास हजारों हजारों एकड़ के फार्म पास, अगर वो खुद अपना माल ही ब्रांडिंग करके बेच लें तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हकीकत ये है कि अमेरिका में फैमिली फार्म्स अब घटते घटते 2% पे आ गए। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एक तरीके से सोचना पड़ेगा। भारत के किसान को, जो पूरे विश्व के किसान हैं, उन सबको स्टडी करके, और कॉर्पोरेट मॉडल कुछ हद तक किसान के लिए हितकारी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ। तरार साहब एक उदाहरण अक्सर दिया करते हैं, मैं उसी को कोट कर देता हूँ। साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है, वो वहां के ने और उन्होंने मिलके बना रखी है। तो आमुल में भी दोनों बातें हैं। कोऑपरेटिव किसान के लिए अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव पे कंट्रोल किसका होगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। भाई, मौजूदा सरकार के आने से पहले कोऑपरेटिव मॉडल में एक भी बीजेपी का आदमी नहीं था। आज आमुल के अंदर 17 में उन्होंने अपने एमपी, अपने आदमी बिठा दिए। तो यहाँ हम किसानों को मेरे ख्याल से बहुत, जिसे कहते हैं तलवार की धार पे चल के सोचना पड़ेगा। कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर आप खराब कहते हैं या उसके प्रति आप ये कहते हैं अब ये हमारा नाश कर देगा, तो ये कहीं ना कहीं गलती होगी, भूल होगी। लेकिन साथ ही साथ ये माना कि उस कोऑपरेटिव मॉडल से हमारा शोषण नहीं होगा, ये भी भूल होगी। तो किसान को मनीष जी, मैं मनीष भाई एक सेकंड हनुमान जी, एक सेकंड। मेरा यहाँ कहना ये है कि कोऑपरेटिव जो है ना, वो किसान के लिए रिलेटिवली हितकारी है। फिर भी कॉर्पोरेट से यदि आप अमूल को देखोगे, अमूल जो दूध कस्टमर को बेचता है, ग्राहक को शहर में, उसका कितने % किसान को देता है? वो दुनिया में हाईएस्ट है। दुनिया में कोई भी कोऑपरेटिव उतने % खाना अपने किसान को नहीं, सॉरी, अब उतने % अपने किसान को नहीं दे रहा जो अमूल दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है ना। मनीष, और यही उसी में एक सेकंड सर, आगे बढ़ा, बोलिए। एक सेकंड बस। पर जब भी कभी कोऑपरेटिव बने, कोऑपरेटिव क्या होता है, क्योंकि मेंबर ज्यादातर किसान ही होते हैं, तो उम्मीद ये कि जबरन लालच उस पर हावी होगा, तो उस टाइम रेजिस्टेंस बना रहेगा किसानों का। इसलिए किसान को कॉर्पोरेट मॉडल के तुलना में कोऑपरेटिव मॉडल में घुसना फायदेमंद रहता है, अपेक्षाकृत। महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं मनीष जी आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूँ। शेखर भारती इसकी इनडायरेक्ट गवर्निंग बॉडी है, जो आरएसएस की, ठीक है। मैंने ये सवाल किए, उसने एशिया पैसिफिक के नाम से लेकर के और चंद्रशेखर जी को बना करके वो पूरा एफपीए और मैंने पूरा वर्णन किया। शेखर भारती की गवर्नेंस में पहले अडानी कर, आरएसएस की शेखर भारती करेगी, के बीच में आप इसको ठीक मानते हैं? इसका थोड़ा सा आप विश्लेषण कर दें। मैं उसी बात को कह रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। दरअसल कोऑपरेटिव मॉडल किसान में मानता हूं, लेकिन उस कोऑपरेटिव को चलाएगा कौन? जब तक किसान इस बारे में जागरूक, उसका शोषण कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तारीख में इन्होंने पिछले 2014 के बाद इतने छोटे बड़े कानूनों में फेर बदल कर दिया है, अगर जागरूकता के साथ किसान उन कानूनों को, उन चीजों को नहीं समझेगा, तो कोऑपरेटिव के छलावे में इसमें पूरी तरह से कॉर्पोरेट घुस जाएगा। तो अल्टीमेटली कुल में हमें मॉडल को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी पकड़ उस कोऑपरेटिव मूवमेंट पे रहे। हमें इसके लिए अब अपने आप को लामबंद करना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव मॉडल पूरी दुनिया में काफी बड़े सक्सेस हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी फेलियर भी हैं। आमुल जहां एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, वहीं पराग एक सबसे बड़ा डिजास्टर है, ये उत्तर प्रदेश में है मॉडल। तो अल्टीमेटली हमें जो
मेरे ख्याल से जो किसानों को, जो थिंक टैंक है किसानों का, अब उन्हें ये सोचना होगा कि कोऑपरेटिव मॉडल तो ठीक, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पे कब्जा हमारा होगा, इस बात के संघर्ष को हमें समाज के अंदर ले जाना पड़ेगा। हमें तो मैं मनीष जी अब आपको फिर मैं लूंगा दोबारा, मैं आगे बढ़ूंगा किसान के हाथ में रहे, ये लड़ाई हमें अब लड़नी पड़ेगी। चलो ठीक बात है, आपका ठीक आइडिया है, बेस्ट आइडिया। लेकिन शंका यही है कि अभी तक हमारे वोट से जो शासन चला वो एक ग्रुप विशेष का शासन हो गया, सरकार भारतीय इसमें है, इसलिए हमारी थोड़ी सी चिंताएं थी। इसके राय से हमारे जुड़े हुए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया और बता दूं यहाँ पर। देखिए क्या हो रहा है कि हम जिस दौर में इस वक्त हैं, हम सभी को ये समझना होगा कि ये दौर अपूर्व दौर है जो हमारे भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि सरकार कपटी है, छल कपट करने वाली धूर्त है और बेहद लालची। इन्होंने क्या कहा है 2014 में, इन्होंने पॉलिटिकल उसमें कुछ चेंजेस करे 2014 में सरकार में आते ही 3 बड़े बदलाव करे। पहला बदलाव कि कोई भी कंपनी 100% तक अपनी जो दान है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने 3 बदलाव करे। पहला बदलाव करा, कोई भी कंपनी कितना माल दे दे, कितना भी चंदा किसी पार्टी को दे दे, फर्क नहीं पड़ता। तो 10% की कैप हटा के 100% कर दिया। भाजपा की सबसे मालदार पार्टी है। दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का कर दिया, आपको पता है ये ट्रेस ही नहीं कर सकते किसने कितना पैसा दिया। लेकिन तीसरा एक और बदलाव किया है जिसके बारे में देश के लोगों को अभी ध्यान नहीं गया। अब पॉलिटिकल पार्टी कैन डू बिजनेस, वो व्यापार कर सकती हैं। आज अडानी जो $5 ट्रिलियन का कर्जे में है, अगर कल वो अपनी बोर्ड मीटिंग बुला के कहे कि कल मैंने अपना 51% 52% इक्विटी भाजपा को दे दी, तो इस देश में पूरी तरीके से भाजपा की कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी, वो ओनर होगी इस देश के सारे हवाई जहाजों की, सारी रेल की, सारे पोर्ट की, सारे के सारे जो संस्थान है भारत के। तो ये जो इन्होंने बदलाव करे हैं हनुमान राम जी, इसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। कोऑपरेटिव का जो ये बदलाव कर रहे हैं ये भी इसी तरफ एक दिशा है, इसलिए समाज बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बातें बताई। अब मैं एस.के. राय साहब को लूं, फिर मैं रूपचंद जी होंगे, रूपचंद जी है। एस.के. साहब आप में अपना व्यू पॉइंट रखिए, फिर रूपचंद जी को मैं लेता हूँ, फिर फूल कुमार जी पास से जुड़े हुए उनको ले लेता हूँ। कुछ बातें मैं भी शेयर कर चाहता हूँ कि वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार की करतूत से ये तो पता लग जाता है कि ये सरकार जनता की नहीं है। ये सरकार सीधी सीधी कॉर्पोरेट की सरकार है। नाम मात्र जो है सरकार दिखती है, लेकिन ये अडानी अंबानी की गोदी में सरकार है। रवीश कुमार जी ये कहते हैं कि मीडिया गोदी है, लेकिन आज गोदी शेड भी बनने लगे हैं। तो ये गोदी से कॉर्पोरेट सेट में इस गुलामी में अगर किसी भी प्रकार का कोई बनता है तो हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी हो जाती है, हम को विश्वास नहीं कर सकते। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। कोई दूसरा आपको जो कहने चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर करनी है तो हम प्रोड्यूसर कंपनी की जो है एक्ट के अंतर्गत हम सहकारी समिति बना सकते हैं। प्रोड्यूसर एक्ट के अंतर्गत प्रोड्यूसर एक्ट है जिसके सरकार की किसी भी प्रकार की कंट्रोल नहीं रहती है। वहां अमूल बात है, प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के द्वारा अमूल सोसाइटी बना, और ये अमूल सोसाइटी जिस तरीके से बना उस तरीके से हम लोग कोयला ब्लॉक, हम कोयला खदान के लिए भी प्रोड्यूसर कंपनी बनाए थे, खंड भी बनाए, हमने छत्तीसगढ़ में भी बनाया। लेकिन सरकार हमको वहां आगे बढ़ने कि हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी बना के कोयला खा रहे थे कि हम लोग जनता उसको चलाएं, सरकार नहीं। तो ये 2 बातें मैंने कह रहा था। तीसरी कोशिश कर रहा हूं, हम लोग यहाँ से कि हम विदेशों की सप्लाई करेंगे, उसकी पूरी मॉडल खड़ी पड़ रही है। तो हमारी सरकार को ये कहना चाहिए कि भैया आप देते हो,
यहाँ अगर किसान बीज से उत्पादन करेंगे तो हाँ जीएम खेती के जो उत्पादन होगा वो हम विदेश में, और हमारे भारत के लिए एक नंबर की ऑर्गेनाइक खाना उत्पादन हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक हम खाएंगे, अगर विदेश ये न होगा तो देश की वो मॉडिफाइड जीएम वगैरह जो भी बीज है उससे बना के दे सकते हैं। तो जो किसान है दो प्रकार की काम करें, वो विदेश के लिए विदेश में सप्लाई करेंगी उसके लिए अलग खेती करें, और हमारे देश के उत्पादन करके हेल्थ को बनाने के लिए वो अलग से हम देश में वो काम करें। तो ऑर्गेनिक से उत्पादन, ये दो तीन बातें मैं सामने। चलो मैं अब रूपचंद जी को ले लूं। बहुत बढ़िया बात है। राय साहब, आपने जो बात जो आप वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कोयले के मामले में, आप आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हमारे जितने एक्टिव हुए हैं ना, सिर्फ दुनिया के लोग को नहीं कचरा खाने के लिए, उन्होंने सब कहा हमें तो ऑर्गेनिक चाहिए, और ऑर्गेनिक रिपोर्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये बनी है। जो बात लेके आया हूँ ये ऑर्गेनिक जो सोसाइटी बनी है, ये ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट है, वो बनी इसलिए कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए। अब आपको खाना है तो अब कोई व्यवस्था सोचो अपने लेवल पे। रूपचंद जी, आपसे सीधा साधा सवाल ये रहेगा कि हमें यहाँ दो ढांचे हैं, एक कोऑपरेटिव का है, एक कॉर्पोरेट का है। कॉर्पोरेट ठीक है या कोऑपरेटिव ठीक है, कुछ साथियों का था कि कोऑपरेटिव हमारे लिए आए, लेकिन कोई कोऑपरेटिव सहता ऐसी सहकारिता हो जो किसी एक इंस्टीट्यूट की मुट्ठी में हो या एक ग्रुप विशेष की मुट्ठी में हो, ऐसे किस तरीके से भला करेगी, इसको हम जैसे मनीष जी ने कहा, या तो हम जागरूक हो जाएं, उन कोऑपरेटिव पे कब्जा करें। हमारे लिए ये युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है कि भारत की सरकार कैसे चले, लेकिन हमारे लिए ये युद्ध लड़ना जरूरी है कि हमारे यहाँ की कोऑपरेटिव हमारे किसानों के कब्जे में आ जाए। आज का सेशन मुख्य रूप से इस पे केंद्रित है कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो आ रहा है, इस मूवमेंट के ऊपर भारत के छोड़ दीजिए, वहां बिंदी अलग है, कई तरह के कानून बनते हैं। किसानों की यूनियन पूरा का पूरा ये अमूल जैसे किसका कब्जा है ये पहले सर्वे हो जाए, ये खुलेगी दुकान, इस पे किसका कब्जा होगा, हम अपनी तैयारी रखें। इस बात को लेते हुए रूपचंद जी अपना व्यू पॉइंट दीजिए। सुन रहे हैं रूपचंद जी मुझे? आप हाँ बोलिए सर। हाँ अच्छा जी, सबको नमस्कार। लेट आने के लिए बहुत सारा मुझे सारी है, क्योंकि मेरे पास कुछ टीम बैठी थी, बातचीत उनसे कर रही थी, और मैं पूरी स्टडी के बारे 2-3 सामने रखना चाहूँ जिसको आपने सोचना है। होंगी वो आगे पीछे, मगर एक तरफ तो आपके सर्वंट ये है कि एग्रीकल्चर जो है वे ह्यूमन कम्युनिटी की लाइफलाइन है। एक बात, जो मटेरियल जो है ये आपको सुख सुविधा दे सकता है मगर लाइफ नहीं दे सकता, एक बात। और जो मटेरियल है जो आपको सुख सुविधा देने वाला है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अब ग्लोबल लेवल पे चली गई है, हायर लेवल पे, और वो है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शेप में आ रहा है रोबोट में। अब पैर के साधन जो है ना वर्ल्ड के कारपोरेट के लिए वो हो गया लिमिटेड, और वो कर रहे हैं इस पर एग्रीकल्चर लाइफलाइन। उस एग्रीकल्चर की लाइफलाइन पे पानी आपका कंट्रोल्ड है। वो तो मैं गांव में भी जाता हूं तो अपने गांव में पानी बिकता है। एक बात, फूड मटेरियल आपका कंट्रोल्ड है, कंपनियों के पास है, उसका जो प्रोसेस है कंट्रोल्ड है। एग्रो फूड जैसे बनाना, क्या बनाना, जो ब्रेड बनानी है वो भी। फर्टिलाइजर आपका कंट्रोल्ड है, साइड आपका कंपास है। आप रह गए हैं सिर्फ एक काम के तौर। एक बात, अब सवाल सिर्फ ये है कि ये कोऑपरेटिव हो जिसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, या कारपोरेशन हो जिसमें ब्लॉक शोल्डर और प्रमोटर शेयर हो। अब तक ये दो डोमिनेशन रहती हैं, तब तक कॉमन मासेस का किसानों की को पूछताछ कहीं हो ही नहीं। इसलिए कोऑपरेटिव बने जिसके पीपल्स की एम्पावरमेंट हो, एक बात। और कारपोरेशन में
अगर आप इससे पहले स्लोगन में जैसे लोगों में ये बातें हम ये ले आते हैं कि प्रमोटर शेयर और ब्लॉक शेयर होल्डर का जो वोटिंग राइट है वो बराबर एक वोट के बराबर कर दी। जैसे पॉलिटिक्स में है कि बिरला को एक वोट है, जो मजदूर पे भीख मांग रहा है, चौराहे पे भीख मांग रहा है, उसका भी एक वोट। अगर जैसे पॉलिटिकल फ्रेंचाइज लाया है, कारपोरेशन के अंदर आप डेमोलिशन कर देते हो, तो पहले आपको ब्लॉक शेयर और उनको शेयर स्क्रैप करके उनका जो डेमोक्रेटाइजेशन करना हो, तो तब भी किसानों का कुछ बन सकता। पॉलिसी जहां आ गया है कि वो है डेमोक्रेटिक राइट्स, वो कोऑपरेटिव हो या कारपोरेशन कंट्रोल करता है जो अपना ब्लॉक शेयर होल्डर और प्रमोटर शेयर्स, और कोऑपरेट बैंक कंट्रोल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। वो अपने साथियों ने पहले बहुत अच्छा आ चुके हैं सबसे ज्यादा। एक बात तो ये आगे, अब वर्ल्ड स्ट्रक्चर जो आपका बना हुआ है वो है कि WTO आपके सामने है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके सामने है, मल्टीनेशनल GM सीड कंपनी देने वाली आपके सामने है, 11 कंपनियां फर्टिलाइजर कंपनियां बनाने वाली आपके सामने हैं, बियर और बायर जिसको बोलते हैं, और मसेंटो आपके सामने हैं। जब ये 8 कंपनियां सारियां वर्ल्ड सीड को कंट्रोल कर रही हैं, उनको ट्रेड कंट्रोल कर, इसका मतलब यह है कि अब हम चाहते हैं कि इंडिया की क्योंकि जनता बहुत है और विकास वायदा हमने किया था, तो एक साथी ने अपनी नई बात सुनाई, उसको भी हम बात है ये कि जब पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है और पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड कर सकती है, तो कारपोरेट के स्वार्डिनेशन में जो पहले साथी ने बता दिया बांड वगैरह, कारपोरेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का एक पैकेज है इनसेपरेबल। और जब वो ट्रेड कर सकती है तो वो कभी भी ट्रांसफर कर सकती है अपने को, जो इकॉनमी भी कंट्रोल करेगी और पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करेगी, लॉ भी कंट्रोल करेगी। इस एंगल से वो अब पहले से आउट ऑफ बॉक्स नए एंगल से नहीं सोचें तो तब तक काम आगे नहीं चलता। चाहे हम फ्रेगमेंटेशन के तौर पर इंडिया का कोऑपरेट डिस्कस कर लें, फ्रेगमेंटेशन के तौर पर हम दूसरा डिस्कस करें, ये टोटल का टोटली ग्लोबल सिस्टम है। और लास्ट में कि जब से ये पैसे वाला सिस्टम आया है ट्रेड का, तो ट्रेडर ने आपको 100 साल 200 साल तक आपको रजाए रखा। ट्रेडर ही थे वो भी, और ट्रेडर बन के ही आए थे, और इसलिए अब भी ट्रेड जो है वो नंबर 1 ही है। और यही ट्रेड के पीछे है जो सरकारें अपने नए नए एंगल से ले आ रही हैं। और पहले तो पूंजीवाद था, वो तो बन गई है डॉलरोक्रेसी। ये जो डॉलरोक्रेसी है कि जब चाहे अमेरिका जहां चाहे जिसकी इकोनॉमी चाहे डाउन करना उसको करना, चाहे वो लंका की हो, क्योंकि लंका का शिफ्ट था चाइना, इकोनॉमी डाउन। पाकिस्तान का शिफ्ट इधर है जा रहा चाइना और इसे रशिया की तरफ, उसकी इकोनॉमी ब्रिंक पर खड़ी है कि बेटा नहीं तो जाएगा। जिसका मतलब अब पोजीशन जो है वो पहले से ज्यादा मोनोपोलाइज, ज्यादा सेंट्रलाइज। उस एंगल से हमें नए दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। इससे ज्यादा बात कोई नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी। डॉलर के कंसेप्ट को, WTO के कंसेप्ट को, ये सारे वर्ल्ड लेवल जो भी है, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी को, और कोई विशेष बोलना चाहे मैं फूल कुमार जी को ले उसके पहले कि मेघ सिंह जी, मनीष जी, रूपचंद जी और फूल कुमार जी, आज का सेशन इस बात पे मैं केंद्रित करना चाह रहा हूँ कंपटीशन के साथ साथ कि हम ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक जो अभी संसद में पड़ा है, इसको मॉडल को निकाल के इसकी लाइन पढ़ करके इस अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे किसानों पे हम इन पे कब्जा करें। जो पैक्स बनने जाएगी, पैक्स को अपेक्स बनाएंगे तो अपेक्स तो बाद में बढ़ती रहेगी, लेकिन पैक्स हमारा कब सहकार भारती और उसी का एक मॉडल है। तो ठीक है फूल कुमार जी, अपना व्यू पॉइंट रखने के साथ साथ ये रखिएगा आप 10-20 देशों के अपनी दखल रखते हैं, मीटिंग ले रहे हैं, तो हमें इस बात के ऊपर भी बात पहुंचाइए और यहाँ भी जो है वो भी अपनी बात को पहुंचाइए ताकि हम स्कैम वगैरह जो है न्यू स्कैम जो है वहां तक भी हम कहें, और इसी पहले से हमें तैयारी है इस एक्ट के पहले अपना व्यू पॉइंट दीजिए।
सर नमस्कार। एक तो पहले मैं थोड़ी जल्दबाजी अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आज बहुत सारे नए साथी हैं और उनमें खासकर जो 2-4 आदमी अपने ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट मॉडल पे ऑलरेडी उनके गांव में उन्होंने यूनिट लगी हैं, तो या अपनी पूरी टीम है, जैसे अपना उजमा ग्रुप चलता है उसकी, जैसे नरेश गोयल भाई बेलरखा से, राजेश गोयल। तो आप नेक्स्ट नहीं, सेशन को इनके व्यूज लेंगे पहले, नहीं पहले इनके व्यूज लेंगे, उसके बाद मैं आपने जान नहीं रहा हूँ, तो आप उनको लीजिए, उन व्यू पॉइंट लीजिए और अपनी बात को। हाँ वही तो पहले उनके व्यूज लेंगे, उसके बाद मैं आपने मेरे से एक्सपेक्ट किया है मैं उस पर अपना व्यू रखूंगा। विकास मलिक भाई अपनी निराना गांव की टीम में पूरी आपने देखा हुआ, बहुत सारे मलिक आज जुड़े हैं, तो बहुत सारा आज इंडस्ट्रीज में आया है, करीब 20-25 से ज्यादा मैंने गिन लिए हैं बंदे जो अपने उजमा ग्रुप से अलग अलग टाइम पे निकल के गए हैं या अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं राजेश भाई पहले नरेंद्र भाई से शुरू करना चाहूंगा और उसके बाद मैं फिर विकास भाई को लूंगा, क्योंकि दोनों काम से हैं, वहाँ पे भी इनके सेटअप चलते हैं और साथ साथ ये किसान यूनियन है उनके मैटर पे भी ये भाई बहुत एक्टिव रहते हैं। तो भाई आप लोगों ने अभी आज का जो सेशन सुना है और जो वहाँ पे ग्राउंड पे आप लोग कर रहे हो, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, जो गैप है कैसे, मतलब आपके क्या देखते, क्या रिकमेंडेशन होंगी आपकी तरफ से कि इनके साथ कोऑपरेट, जो ये नई 3 सोसाइटी आई हैं, इनमें हमें क्या तो पॉजिटिव है, क्या हमारे लिए नेगेटिव, कैसे उसको हम कोप अप करें। तो नरेश प्लीज आप पहले बोलिए। नमस्कार सभी को। जी भाई नमस्कार। फूल भाई ये उसी का रूप है, ये जो पहले कृषि कानून आए थे उसी हिसाब से इनको लेके आए, तो समझना पड़ेगा। हाँ नहीं, क्या क्या सोचते हो आप, क्योंकि देखो इसमें जैसे हमारे कई साथियों ने, महक सर ने, मनीष सर ने, वीरेश सर ने, एस के रॉय सर ने, ममता सर ने भी ये भी कहा हमें बीच का रास्ता शायद बेटर रहेगा। तो हम उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या चैलेंजेस और क्या हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है और कैसा होना चाहिए रास्ता, क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग हो तो रियलिटी से आप लोग वाकिफ हो और वहां में अपने लोगों को तैयार करने के लिए, इसकी अडॉप्शन के लिए क्या क्या हमें यहाँ से क्या क्या हम इस, जो ये मानिए कि ये एक ऐसी मोस्ट सेंसिटिव टीम बैठी है यहाँ पे अभी जिन्होंने ये चीजें डिस्कस करी हैं, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारे लिए सुझाव दे सकती हैं। तो आप क्या इसमें मतलब सोल्यूशन देते हो? देखो निरा विरोध वाला रास्ता तो वो तो हम ऑब्वियसली किसान यूनियनों तक जाके सारे पॉइंट लेके तक भी जाएंगे, लेकिन इसमें हमें जो यहाँ पे बातें आई हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने भी रखी हैं कि इसमें फायदे भी बहुत हैं, लेकिन हाँ कब्जे वाली सबसे बड़ा थ्रेट है, जैसे मनीष सर ने कहा ये सबसे बड़ा थ्रेट है। महक सर ने कहा कि मॉडर्न है, अमूल का है, लेकिन उनके फायदे कैसे लेने हैं इसके ऊपर बात हो। वीरेश सर ने कह दी भाई ग्राम सभाओं से निकाल करके सेंटर में लेके जा रहे हैं, ये गलत बात है। तो ये पॉइंट पे हम एक कंक्रीट बुलेट पॉइंट सुजेस्ट करवाएंगे हमारी यूनिट और हमारी क्या नाम है हमारी ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत और बैठक की तरफ कंबाइंड में। तो उसमें आप क्या पॉइंट देखते हैं यहाँ पे? फुल भाई ये के अपने साथ अपनी बहन जुड़ी है डिम्पल। हाँ उनसे भी एक बार पूछ लेते, वो भी बता दे, वो भी मतलब उनसे जुड़ी है। उनके पास जाएंगे। आप क्या आपने नाम बता दिया, लेकिन ना पॉइंट पे है तो बता दें, मैं नोट कर रहा हूँ। पॉइंट यही है फुल भाई के मतलब दोनों जैसा अपन सुने है कि मतलब फायदे नुकसान है। दूसरा मेन तो ये है कि जो एक सर ने बात कही थी कि कब्जा नहीं होना चाहिए किसी का भी, मतलब एक व्यक्ति पे पावर इसकी। मतलब अगर कोई टीम काम कर रही है तो जी हाँ टीम का काम अच्छा रहेगा एक। ठीक है भाई, थैंक यू। तो मैं अभी जैसे मैं नरेश भाई ने कहा है, तो मैं जो डिम्पल मैडम जुड़ा, अभी डॉक्टर अनिल भी आ गए हैं, जो डिम्पल मैडम जुड़े हैं, मैडम प्लीज आप दीजिएगा इनपुट जैसे नरेश भाई ने कहा है। डिम्पल मैडम आई थिंक अभी वो निकल गए हैं मीटिंग से, जैसे आते हैं नरेश भाई नोट करवाना, जैसे वो आते हैं उनको फिर ले लेंगे। तो मैं अब जाऊंगा, मैं नरेश कालो भाई आप प्लीज करिएगा, आप अनम्यूट करिएगा। राजेश कालो। ये ज्वाइन तो मैंने जो किया सेशन, लेकिन सुन नहीं पाया इसको आज, क्योंकि मैं सुना था जिस टाइम भी, तो अभी इसके बारे तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो आप बाद में मेरे को 1 to 1 बता दीजिएगा आपके पॉइंट्स। जी।
तो विकास हाँ फूल भाई, मैं भी मेरे कुछ ऐसा ही है कि मतलब बाद में और भी कुछ नोट करवाऊंगा मैं। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, इस पे एक और सेशन कर नेक्स्ट एक और करेंगे, तो उस वक्त तक और भी सारे पॉइंट निकाल हाँ। लीजिए। तो विकास मलिक भाई आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपने आई थिंक पूरा सुना है, एंड टू एंड सुना है। तो और आप क्योंकि जो किसान यूनियन है चरौनी सरवाड़ी हरियाणा में, उसके साथ काफी एक्टिव भी रहते हो और आपका इंटरेस्ट भी है, तो आपको क्या लगा इस पूरे के सेशन को सुन के? विकास मलिक। आज के सेशन में आपकी जो भी समरी आपको पॉइंट लगे हों, नजर आए हों, वो बता दीजिए। विकी 1 to 1 पे पूछे क्या बोलूं चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं फिर, ठीक है। तो सर इसमें सबसे पहले तो मेरे उस पे आता हूँ मैं। डिम्पल जी अगर आ गई हैं तो नहीं, अभी नहीं आई है शायद, नहीं आई है। तो हनुमान सर ने आज सारे एक्सपर्ट बुलाए लिए हैं। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ फूल भाई जी सर, एक मीटिंग आप अपने ग्रुप में कर लो इसकी, उसमें हाँ जी वो भी होगा, बिल्कुल होगा, आज बिल्कुल या होगा कल सर, नहीं कर दो, जल्दी में ही कर लो जी एक सर मीटिंग। बिल्कुल। जी सर होगा मीटिंग, उसका भी होगा। विकास आ गए हैं आप दोबारा, अगर कुछ कहना चाहें तो, नहीं तो फिर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ मेरी बात रखने पे। विकास मलिक लास्ट कॉल है भाई, कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज ओपन कीजिएगा। विकी मलिक, ओके ठीक है। तो मैं क्योंकि मेरे से सर ने आज ने ही हनुमान सर ने, विजय सर ने काफी एक्सपेक्ट मेरे ऊपर रखी हुई है कि मैं इसके ऊपर कुछ वो करूं, और स्पेशल नोट आज हनुमान सर ने मेरे को बोल के ही बैठा दिया था कि मैं नोट बुक लेके बैठूं। तो मैंने काफी पॉइंट बनाए हैं, और इसमें जो खापों को या किसान यूनियनों को, जैसे हमने कृषि आए थे उस वक्त भी हमने कॉन्फ्रेंस करके, उस टाइम तो हमारे साथ सोमपाल शास्त्री से लेकर के काफी सारे विद्वान और इनको हमने जोड़ के एक कंक्लूजन, एक मेमोरेंडम निकाला था, जो हमने फिर पास किया था सारी किसान यूनियंस को और सबको। तो आज के जो बुलेट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक तो पॉइंट यही है जो वीरेश सर ने बता दिया कि ग्राम सभा से स्टेट्स के कंट्रोल से सीधी सेंटर को दी जा रही है, और वो भी एक आदमी के कंट्रोल में। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे हम किसान यूनियन को कहते हैं कि जी इस पॉइंट को एड्रेस करो, इस पॉइंट को, इस नए जो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला सिस्टम आ रहा है उसमें ये इंश्योर करवाया जाए कि इसमें इनकी भी ऑटोनॉमी रखी जाए, किसान यूनियनों की के थ्रू, खापों के थ्रू, ग्राम सभा और स्टेट लेवल जो भी है जैसे थी पहले। दूसरा ये है कि तो मनीष सर ने बताया कि इसका ड्राइवर कौन होगा। बिल्कुल सही बात है, मनीष सर ने सही कहा है कि सारे बंदे अपने बैठा दिए हैं, आगे भी अपने बैठाएंगे, लेकिन ये सिस्टम तो कुछ ऐसा है कि कल को मान लो ये सरकार बदल जाए। वैसे तो दावा ये है कि अगले 10 साल शायद ना बदले, लेकिन जब भी बदलेगी तो दूसरी पार्टी आएगी, वो बैठाएगी। तो वो तो सिस्टम ही मतलब ऐसा बनाया जाए कि इसके अंदर ऐसा कर दिया जाए कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग ही इस बॉडी में हो, कुछ इस टाइप का सिस्टम हो, जिसके अंदर की जो ये किसान यूनियन है, ये इसकी बात है जो ये आरएसएस की जो सहकार भारती है, वही अकेली उसके मेंबर क्यों होंगे, और एक जो आरएसएस की यूनिट है किसान यूनियन की, सिर्फ उसके बंदे क्यों होंगे, बाकी सारी यूनियन आ जाएंगी, उनके बंदे क्यों नहीं होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके एग्री नहीं है, जो इनसे अगेंस्ट या इनको जो चैलेंज करते हैं, उनको तो इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं इसके अंदर। ये तो पपट बैठाने वाली बात हो रही है। तो इस पॉइंट पे भी ये कहा जाए कि जितनी भी किसान यूनियनें हैं उनका चाहे बेशक जाए, मिनिमम अगर 100 की किसान यूनियन एक इंडिपेंडेंट बनी हुई है, वो उसके अंदर ऑफिशियल 100 मेंबर हैं, तो वो अंदर स्टेक होल्डर होगी। ये नहीं है कि इसमें सिर्फ जो आज का किसान संघ है या सहकार भारतीय वो ही यहाँ पे रहे। ये भी एक पॉइंट हम हमारी किसान यूनियनों को हमारे मैं थोड़ा सा कुमार जी थोड़ा मैं रोकूंगा। ऐसा नहीं है कि वो ही होंगे, ये मैंने कर रहे हैं, ये सारा कुछ मैंने ये कहा है। ये इनके मेंबर जो होंगे ना, वो है प्रायोरिटी टैक्स के नाम से ये लोग बनाएंगे। तो के नाम है कि बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे, स्टेट लेवल पे बनाएंगे, नेशनल लेवल पे बनेंगे, जैसे है। लेकिन ये जो चल रहा है ना गोरखधंधा, इसके पीछे प्लेटफॉर्म उनका है, बिल्कुल, और उनका जो कानून बन रहा
एब्सेंट हो गए तो उनको निकाल देंगे, और भी होगा तो उनके अंदर कर दिया सक्रिय सदस्य। अब सक्रिय सदस्य में ये लोग क्या है कि कुछ हमारे लोग तो जागरूक होंगे नहीं, और सक्रिय नहीं होंगे तो उनको वोट नहीं देने देंगे। जब वोट सक्रिय सदस्य देंगे तो सक्रिय का जो परिभाषा आ रही है, तो हमें इस कानून जो आ रहा है 22 में, इसके ऊपर नजर पूरी रखनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म और इंटरनली ये लोग काम कर रहे हैं, ये मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया। दूसरा, बिल्कुल सर आपने सही कहा, इस आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो अवेयर होंगे नहीं हमारे लोग। हमारा तीसरा पॉइंट, हमारी जो रिकमेंडेशन रहेगी, दोनों हमारे जो ग्रुप है ग्लोबल इवेंट पंचायत और उजमा, इनकी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि हरियाणा यूनियन को हम ये कहें कि आप अपने यहाँ पे अपने कैडर की ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर का एक पैकेज चलाएं। जैसे आरएसएस अपने कैडर की ट्रेनिंग करता है, आप लोग अपने कैडर की कोई ट्रेनिंग नहीं करते हो, सिर्फ मुद्दे पे आते, सड़क पे आके बैठते हो और उस मुद्दे अपना जोर लगा सकते हो, लगे अपना वापस। लेकिन एक डेफिनेट टेस्ट आपकी ट्रेनिंग का सिस्टम आप एक यूनियन का आप लोग अपने कल्चर इंस्टॉल करो, और उसमें बकायदा अपनी यूनियन में ये सेल बनाओ कि वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे जिसपे हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो देखा प्योरली हम ना तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदे हैं, ना हम क्या नाम है कि भाई ऐसा कोई ऑफिशियली हमें इसी के लिए सिस्टम में रखे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि हम किसानों की औलाद हैं सारे के सारे, तो सबसे ज्यादा कंसर्न है। अदरवाइज ये इस तरीके की मीटिंग तो पहले सारी किसान यूनियनों की शुरू हो जानी चाहिए। तो ये पॉइंट भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसान यूनियनों वाले अपने अंदर ये कल्चर लेके और ट्रांसफॉर्मेशन का, और ऐसे एक यूनियन में सेल हो। मैंने चरहूनी साहब की यूनिट के साथ तो खास तौर से बात करी थी, टिकट साथ हालांकि सिर्फ फॉर्मल उस टाइप की ऊपर ऊपरी बात होती है, लेकिन इनके साथ बात करी थी। शायद वो जो यूनिट है किसान यूनिट की, वो रेडी भी हो सकती है इसके लिए, सबसे पहले कि वो एक तैयार है उसके अंदर कि वो अपने कैडर को ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन बेस पे बनाएगी। लेकिन ये पॉइंट हम लेके जाएंगे हर के अंदर, अगर हमारी रिकमेंडेशन में आ रहा है ये पॉइंट। 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि एक कानून है, शायद वो 2002 में या कब बना था, या शायद 90 के आसपास से बना हुआ कानून है, कि जिसके तहत अगर कोई किसान चाहे तो अपनी खेती को एक कंपनी के एक एग्री बेस्ड बिजनेस के तौर पे कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि अगर ये जो बढ़ता हुआ कॉर्पोरेट का है, अगर हमें इसको टैकल ओवर करना है, तो हमें हमारे किसानों के लिए अब उसको स्टडी करना होगा कि हम किसानों को फुल्ली तौर पे ना करके पार्शियली ही करवा लें। मान लो भी किसी के पास 5 किले हैं, तो भाई तू 1 किला डिक्लेयर कर दे एज ए कंपनी, पहले चेक कर ले कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन अपने आप को 1 किला डिक्लेयर कर ले, तेरे को इसमें जो भी फायदे नुकसान होंगे वो समझ में आ जाएंगे, फिर अपना पूरा 5 का 5 कर दियो। हमें एक ये भी कैंपेन की अब जरूरत है, हमारे किसानों को हम सिर्फ एग्रीकल्चर से निकाल के अगेंस्ट बिजनेस कंपनी लॉज के तहत लें, ताकि जो ये कंपनियां कॉर्पोरेट के नाम पे उन एग्री बिजनेसेस के लॉज का फायदा उठा करके सारा प्रॉफिट अपने आप लेती है, वो किसान भी समझ सके और लेना शुरू कर ले। तो मैं आप लोगों से, खासकर हम सर और वे सर, आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक इस स्पेसिफिक मखनोत्रा सर है, यहाँ पे आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं सारे के सारे, डॉक्टर अनिल पंगाल हैं, महक सर हैं, मनीष सर हैं, सारे के सारे एस के रॉय सर हैं। एक अगला जन आप संडे का इस पे करवा लो कि जो वो एग्रीकल्चर का बिजनेस लॉ है, अगर अपनी खेती को एज ए बिजनेस डिक्लेयर करके कॉर्पोरेट अपनी कंपनी डिक्लेयर करता है, तो वो शुरू में स्टार्टअप में, फिर मेच्योरिटी में क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे उसको उसमें अडॉप्ट करवाना है। अगर हम उसको वहां अडॉप्ट करवाएं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे किसान को हम बकायदा इस मॉडल में ऑफिशियली घुसा लेंगे, और जब सारे घुस गए तो हमारा कब्जा अपने आप होने वाली बात जो आ रही थी कब्जा होना चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। आई थिंक मेरी रिकमेंडेशन है कि अगला सेशन इस पे करवाया जाए, ताकि हम जांगू साहब जो में आपके आए थे उनसे मेरी बात हो रही है, मैं उनसे नेक्स्ट सेशन की कर रहा हूँ। जी। फार्मर प्रोड्यूसर जो है ना, जब फार्मर अपना प्रोड्यूस करे क्या करे उसके ऊपर। मेरे सामने हैदरेद है, विनेश राणा और करण आंजना। आप फूल कुमार जी अपनी बात को रखें, फिर डॉक्टर अनिल को लास्ट पॉइंट आ गया है। मैं बिल्कुल खत्म कर चुका हूँ, मेरा और कोई इसमें ऐसा बचा नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज खास रिक्वेस्ट है, जैसे विकास भाई ने भी बहुत जोर लगाया और आप नोट भी किया होगा, बहुत सारे साथी आए हैं, बीच में गए हैं,
और करीब 20 से ऊपर इतने आ चुके हैं साथी की सबका इंडिविजुअल शायद मैं थैंक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सारे आजकल जो निगरान वाले भी जुड़े हैं, बेलरखाड़े भी जुड़े हैं और भी बाकी सारे जुड़े हैं साथी सबका। लेकिन आप लोग ना जागरूक हो जाओ और ऐसे ऐसे सेशन अटेंड करने शुरू करो और प्लीज आगे से नोट करो और फॉलो पे रखो इन मीटिंग्स को, क्योंकि प्योरली हमारे खेती के धंधे को आगे एक नए फॉर्मेट में करने के लिए टेक्निकली लीगली हम कैसे वो इजीली बिना ज्यादा दर्द सहन किए, शोषण सहन किए, हम उसको कैसे कर सकते हैं, सारी वही बातें होती है यहाँ पे। थैंक यू सभी को। ठीक है, अब मेरे सामने हैंडरेज है विनेश राणा जी, आप प्लीज अपनी बात को रखें संक्षेप में, फिर करण जी हैं, फिर जो भी आएंगे, फिर मैं डॉक्टर अनिल को लेना चाहूंगा, उसके बाद में जो है होंगे उनको मैं लेना रहा हूँ। फूल कुमार जी आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ माइक हो अपना खोलिए राणा जी। सभी को नमस्कार। मैं ये सभी की सुन रहा था, वीरेश जी, महक सिंह और मनीष भारती भाई और फूल कुमार। जो मैं समझ पाया हूँ, सबसे पहला पॉइंट तो इनका ये है कि जो उद्देश्य है कि खेती को टैक्स के दायरे में लेकर आना, क्योंकि अभी तक की के टैक्स नहीं है। दूसरा जो है सहकारी की स्वायत्तता को खत्म, केंद्र सरकार में एक व्यक्ति के अधीन करना, सबसे दूसरा जो पॉइंट मैं समझ पाया हूँ। और धीरे करके कि अनीश भारती ने बताया कि वो जो इन्होंने राजनीतिक का जो कानून था उसमें बदलाव करके ट्रेडिंग कर सकते हैं राजनीतिक दल, तो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भाजपा सहकार भारती के माध्यम से इस सारे क्षेत्र पे कब्जा कर ले, क्योंकि पैसे की इनके पास कमी नहीं, बिल्कुल भी पैसे केयर के नाम काफी पैसा इकट्ठा का पर्सनल एम के पास, सुप्रीम कोर्ट में भी निधि, उसके बाद राम मंदिर के नाम पे भी लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं ये। तो जो मैं समझ पाया हूँ, यही समझ पाया हूँ, इस देश को एक राजनीतिक दल के सामने देना, तीनों सरकार क्षेत्र के जो कानून है इन देश। चलो ठीक है, करण अंजना जी आप रखिए। फूल कुमार जी आपका हैंड रेज है, कोई बात हो तो बोल दीजिए, मैं करण जी को ले डॉक्टर अनिल को। हाँ जी सर, ये अपने उनको ट्रेनिंग पार्ट के लिए जी अपने विनेश राणा भाई ने जो कहा कि एग्रीकल्चर टैक्स बेस्ड नहीं है, भाई ये अभी भी टैक्स बेस्ड है, अभी नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से वो इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ ऐसा कुछ करेंगे। जैसे एपीएमसी मंडी होता है, उसके तहत जो खासकर हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभाव है वो, वहां पे जो RNW का PNW डिपार्टमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है अंदर, उसके लिए स्पेशल 2 से 6% का टैक्स ऑलरेडी मंडियों के रहा है वहां पे। और उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे किसान खरीदता है, चाहे मजदूर खरीदता है, चाहे कोई खरीदता है, उसके ऊपर सब टैक्स पे करते हैं भाई। वो सिर्फ बात ये है कि वो हमें दिखता नहीं है, दिखाया नहीं गया, उसको छुपा के रखा गया है। लेकिन हम ये चीज ये पर्सन चेक करनी चाहिए और ये सबको बताना चाहिए कि हम टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी। थैंक यू। चलो करण आ जाए, बाद में मैं डॉक्टर अनिल से ट्रेनिंग के लिए कुछ गाइडलाइन, गवर्नमेंट के हिस्सा है तो हम उनको ज्यादा दखल नहीं देंगे, लेकिन ट्रेनिंग कैसे करें किसानों की, कैसे करेंगे इसका माइंड मेकअप डॉक्टर अनिल अपने हम चाहेगा आपकी गाइडलाइन पे ट्रेनिंग दें हमें। हम कोई वैसा आंदोलनकारी आंदोलन जीवी लोग नहीं है, लेकिन हम ट्रेंड होना चाहते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस। हाँ करण अंजना जी बोलिए। सभी को राम राम। मेरा ये कहना है कि मेरे को पहले पता नहीं था कि क्या हो रहा है, मैंने बहुत सारे अधिकारी लोग बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, मुझे नई जानकारी मिली। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पहले कहा कि अपन एक अलग खोले संस्था, जो भारत में अपन किसानों को 10,000 किसानों को बेच सकते, 10,000 किसानों को अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बेच सकते हैं, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी, हम इससे लामबंद नहीं हो सकते। पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कहीं से न कहीं से हमें दवा दिया जाएगा। इसके लिए हम फैमिली फार्मर, यानी आप जैसे बाबा रामदेव ने अपना प्राइवेट खोल रखा है, उसकी दुकान चला रखी, क्यों ना हम आप जो ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं सामाजिक, वैसा ग्रुप बना के अपने अलग अलग जिले, अलग अलग गांव में अपन, जैसे आप अमर डेली की बहुत चर्चा कर रहे थे, उसने वो किया,
किसान गांव में घर घर जाके भी दूध बेचता है, उसको भी प्रॉफिट होता है। तो क्यों ना हर किसान माल जैसे एक संस्था के द्वारा प्राइवेट नहीं ने अपने किसानों की बना के खुद की निजी बाबा रामदेव जैसे अड्डानी अबानी जैसा अपना ग्रुप बना के, सरकार नहीं अपना खुद का किसानों का ग्रुप बना के सारे को अपन सप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चित्तौड़ जिले से निम्बाड़ रहता हूँ, गांव गांव घूम रहे हैं, आप एक कमेटियां बनाइए गांव में। हमने सामाजिक सहकार के नाम से मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई है, जो ग्राम सभा के रूप में काम करेगी। ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी मनीष जी ने डाल दी कि आपको दायरे में रह कर करना पड़ेगा, ये कहीं न कहीं इससे ज्यादा नहीं होगा, तो उसका भी कोई इलाज सोचेंगे। रामदेव सिंह जी पूनिया, आपको कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखो, फिर डॉक्टर अनिल को लेता हूँ ट्रेनिंग पार्ट के लिए। बंद, हाँ धन जी आपका माइक बंद करिए। हाँ पूनिया जी, कुछ बात कहना चाह रहे हैं आप? सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ पूनिया जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो आप सभी के सहयोग से हैं, उसमें जितना बढ़ाएंगे निश्चित रूप से ये अच्छा मॉडल है, और इसमें सभी के सहयोग से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ सामाजिक सहकार का मॉडल हम फूल कुमार जी के साथ पूरा डिस्कस करके करेंगे। तब तक हम किसानों को यहाँ दें, अवेयर कर दें। डॉक्टर अनिल, हमें कोई यूनिवर्सिटी फोरम पे किसानों के आपके ट्रेनिंग पार्ट उनमें या कोई किसी प्रकार से कुछ नहीं हो तो मिलेट का प्रोग्राम आया हुआ, तो हम माली जवार में भी ट्रेंड हो जाए, साथ बातें भी करते रहेंगे सरकारी भाव से। हम इससे इस हमें कोई फाइट नहीं करनी है किसी प्रकार का, क्योंकि फाइट का परिणाम हमने 1 साल तक फाइट किया, सरकारें होती है, लेकिन जागरूकता से फाइट होगी। ये मेरा सीधा साधा कॉमन प्रोग्राम में हमेशा इस बात को 3-4 घंटे बाद को प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ। नारा होगा, सड़क होगी, ज्ञान होगा और ज्ञान की गंगा बहेगी। इस बात को हम किस तरीके से कर सकते हैं, डॉक्टर अनिल? सभी को नमस्कार। मैंने थोड़ा सॉरी मैं क्योंकि मैं गांव की तरफ आ रहा था, तो शहर से कर रहा था, ड्राइव कर रहा था। तो पहली बात तो मैंने तीनों कानून पढ़े इसमें ना। जो सबसे पहला कानून जो था जिसमें के लिए कोऑपरेटिव लगाया, या दूसरा एपीसी जो परचेज करेगा आपस में एक दूसरे के लिए, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं आप। और तीसरा जो प्रोड्यूस है उसको उगाने और बेचने और सर्टिफिकेशन के लिए भी आप एक ऑर्गेनिक बना सकते हैं, वो सोसाइटी बना सकते हैं कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव जरूरी नहीं कि कोई एपेक्स उसको देखेगा। हाँ, एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है उनको मॉनिटर करने के लिए कि हाँ भाई ये जो चीज हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। बट उसमें जो गवर्निंग बॉडी रहेगी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की रहेगी वही रहेगी। जैसे सपोज एक आप गांव की एक सोसाइटी बना लेते हैं, गांव में भी ना बना करके आप एक सोसाइटी बना लेते हैं, थोड़े से 15-20 किसान, 40-50 किसान मिलकर के, और वो आपस में ये सोचते हैं, जैसे सीड रिप्लेसमेंट रेशो वाली बात आ गई। सीड रिप्लेसमेंट वाली क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई अच्छा बीज बना लेते हैं, बीज को आपस में रखना चाहते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि कोई बीज बनाए और उस फसल को पूरा पाए किसान, तो वो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मिलकर के उसको रख सकते हैं, बीज को अच्छा हो बांटे और धीरे धीरे उस बीज को अंदर पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और अच्छा बीज जो बने, जो पहले हमारे पूर्वज भी यही करते थे, जिसके पास अच्छा बीज हो बल्कि उसको रिश्तेदारों तक भी देते और सभी का करते थे, उस आधार पर ये सोसाइटी का गठन जा सकता है। तो उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि बाहर से कोई आकर के इंटरफेयर करेगा और नहीं जी आपकी सोसाइटी ऐसे नहीं, ऐसे चलाइए। हाँ ठीक है कि उस सोसाइटी एक्ट के तहत आप सोसाइटी लाएंगे तो आपकी जो सोसाइटी रहेगी वो खरीद और बेच का काम कर सकेगी, तो ये चीज है। तो हमें ये कि कानूनों के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कानून वो कृषि कानूनों का ही एक दूसरा रूप है। ये मेरे ख्याल से काफी अलग हद तक है, और इसमें जो स्वायत्तता दी गई है वो ग्राम लेवल पर, जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर और उसके बाद स्टेट लेवल है। और ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में ऑलरेडी लोग में भी जब करते हैं, आज भी लोग
गांव गांव में जो खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, वो खुद भी ट्रेंड है, वो अपनी दुकान बंद तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको ये कहा जाता है कि आप सभी कोऑपरेशन से करें और उसके बाद समृद्धि की तरफ बढ़ें, ना कि एक ही आदमी के पास वो रहे और इसका कानून रहे। और धीरे धीरे जो आपने अच्छा बीज, जो पुराने और जो दूसरे बीज बोते हैं, जैसे आज के टाइम में ऑर्गेनिक अगर वो आप बोना चाहते हैं, आपके पास अच्छा बीज है, तो उसको थोड़ा सा भाग करके और अच्छी वैरायटी करें और करके उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने खर्च भी कर सकता है और ना कि कोई और वैरायटी बढ़ाने या वो ज्यादा उसमें नहीं होता, किसान को ज्ञान रहता है। तो वो करके अगर ये मॉडल हमारे किसानों में आए और ट्रेनिंग समझ में आए इसकी कि हम इसके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और दूसरी चीज, जैसे जैसे चीजें आ रही है तो इसकी ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैसे होगी सब लोगों की, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए कोई अब तक प्रपोजल इस तरह का नहीं है, हम इस तरह से लोग ट्रेन करेंगे। बट धीरे धीरे बीच बीच में जो सिस्टम्स आते हैं, जो बीच में करते हैं लोग, उनको डालने, जो आपके स्टेट राज्य के एडीओ है, उनको ट्रेन करता रहता है। आप उसके मार्फत भी उसको यूज करके और उसको ज्ञान आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ इस बारे में भी, जैसे पहले हमारे रोज क्या करते थे कि जिसकी लंबी सीटी होया करती बाजरे की, वो लंबी लंबी सीटी और सीटी रखा करते बाजरे, और बाकी को जो सीटियां थे वो खाने के यूज करने करते और बीज के लिए लगे रखा करते। तो धीरे वो जो सिलेक्शन था बेस्ट का और अच्छी वैरायटी का, अच्छे उसका, वो सहकारिता में आए, तो बीज ऑर्गेनिक बीज, ऑर्गेनिक खेती करें उसकी, चाहे किसी तरह की खेती, वो सहकारिता के तहत आए। और जब आप सहकारिता के तहत हैं और जो सहकारिता सोसाइटी देखती है आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो उसमें भी आप एक ऑर्गेनिक सोसाइटी बना सकते हैं कि अभी हाँ हम ऑर्गेनिक ही बेचेंगे। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल की या कोई अपेक्स बॉडी ऊपर रहेगी, तो आप हम कह रहे हैं कि सिंगल किसी के हाथ में आ जाएगी वो चीज, उसको तो जोड़ा गया है ताकि जो ग्राम लेवल पर सोसाइटी हो वो उसकी मदद कर सकें, जो जिला लेवल की सोसाइटी है वहां तक पहुंचाए कि जी हमारे पास ग्राम लेवल में ये चीज अच्छी आई है और इसको आगे देखा जाए, या हम हमारे ग्राम लेवल की सोसाइटी में हम ये सर्टिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। और वो ग्राम लेवल की सर्टिफिकेशन साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए, उसके बाद आगे जाके राज्य लेवल पर जाए और उसके बाद आगे सेंट्रल लेवल पर जाए। तो वो चीजें मुझे, जो मैंने जितना पढ़ा उस कानून को, उसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी थी। तीसरी बात रही इसमें अपने आदमी, इसमें अपने आदमी घुसाने वाली जो बात है, किसान संघ की बात चल रही है कि वो घुसाएंगे जो खेती से भी रिलेटेड नहीं है, चाहे उनका सहकार वाला एक कोई संघ है उसको घुसाएंगे। तो ऐसा जब आपकी सोसाइटी किसान की खुद की सोसाइटी होगी तो वो उसमें नहीं घुसने देंगे, तो कैसे घुसा देंगे वो? अभी कोई जबरदस्ती तो आपके घर में किसी का सदस्य नहीं बन सकता ना, करके जी मैं आपका तो घर का सदस्य हूँ। तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो तो लग रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर इसके ऊपर एक्टिव अपना रोल प्ले करते हुए किसान अगर इसको ठीक से रखेंगे, देखभाल ठीक से करेंगे, तो वो ये कानून जो है सहायता करेंगे किसान की, ना कि इसके अगेंस्ट। मेरा भी यही, डॉक्टर साहब हम यहीं से शुरू हुए थे। जैसा राय साहब ने बात कही ना कि इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके करेक्टर्स प्रो कॉर्पोरेट थे और ये अब ये प्रो हुए हैं कोऑपरेटिव का। मेघ सिंह भाई ये जुड़े हुए हों तो वो भी सुन रहे होंगे। ये भी एक बैठ के एक स्टेट के तौर पे हम अमूल की तरह, अमूल जैसे दूध इकट्ठा कर रहा है पैटर्न पे या ना इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब शंका किसी पे हो जाता है ना, तो हमारे अंदर एक बात बचती है, वो अवेयरनेस बचती है, जो आपने जो बात बताई। यदि हम अवेयर होकर के इनके पेपर कब्जा करते हैं तो हमारी चलेगी ये बात आपकी बिल्कुल देना ही है। लेकिन लोग यदि सोए रहे, सिर्फ खेती करें कि वहां पे सिर्फ और किसी प्रकार का कोई मार्केट, मनीष जी ने कहा हम मार्केटिंग फंडा को समझेगी, तो हम इस लाइन ऑफ एक्शन पे करेंगे। फूल कुमार जी के साथ अटैचमेंट करके, सिंह जी हमारे मामलों में काफी एक्सपर्ट हैं, इनके साथ मिलके
हम किसानों को जागरूक करके टैक्स पे हमारा कब्जा रहेगा तो व्यापार में होगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक हाँ इतना अच्छे से हम किसान जो या किसानों की जो बच्चे हैं उसके समझ करके उसके ऊपर अपना कब्जा बनाएंगे, उतना ही कब्जा किसान का होगा। अगर नहीं तो होते रहे बिल्कुल 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 यही बात हम कह रहे हैं कि हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हड़ताल के पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम लोगों को आंधी आए इसके पहले हम अपनी बात को पकड़ लें कि हमें करना क्या है। अब कोई साथी जो बोलना चाहे वो, और उसके बाद में मैं उस सेशन को अलग तरीके से 1 by 1 डाकर साहब बोलना चाह रहे हैं। गोपाल जी बोलिए। गोपाल जी, सत्ता का जो ये हो रहा है, ये पावर कुछ हाथों में समेटी जा रही है और ये कारपोरेट मतलब कोऑपरेटिव का कारपोरेटिव ही ये मॉडल लॉन्च किया है इन्होंने। और ये हाथों में सत्ता राज पे काम करती है, लेकिन जब मजबूत हुई सत्ता स्टोर हो गई है, तो ये जो कानून बन रहे हैं उस हिसाब से बन रहे हैं। अपना अवेयरनेस भी खड़ी करें और इनका अच्छा, ये जो समितियां बनी है, आदमी हाथ में जो पावर आएगी तो उसके बाद में बचने का कोई तरीका उस सिस्टम में तो नहीं होता। अपन अवेयरनेस कर रहे हैं ना, अपने आदमी घुसाए, ये जो कुछ बचाव जरूर कर सकते हैं और बाकी तो नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है। हाँ मेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कोई जाति बोल चाहे वो हैंड रेज करे, क्योंकि टाइम हमारा ओवर होने जा रहा है, इसलिए हम ज्यादा नहीं ले भाई जी पाएंगे। देखिए, एक तो ना रिक्वेस्ट ये है कि हम तरह को काम करने से तो रोक ही नहीं सकते ना। बी प्रेगमेटिक, मतलब आप आगे को फॉरवर्ड अप्रोच रखा करो। हम भाजपा को काम करने से रोक सकते हैं ना, रोकना चाहिए। दूसरी बात, उनकी सरकार भारतीय हो या उनकी कोई भी संस्था हो, है ना, वो भी तो है तो किसानों की। वे किसान तो वे लोग भी तो देश के ही है ना, वे लोग पाकिस्तान से तो लाए नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात पकड़ लो कि जैसे आप ना, जब यहाँ कुछ ना दिखाई दे सोल्यूशन, तो आप दुनिया के बारे में पढ़ सकते हो। चीन का उदाहरण देखो। चीन में एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सेना बनाई, प्राइवेट सेना। चीन ही आज की लाल सेना जो है वो पार्टी की सेना है, ना कि देश की। ऐसे ही यदि पॉलिटिकल पार्टी राज करेगी, तो यदि वो धन पर राज कर लेगी तो उसका राज कोई नहीं ला सकता। और धन पर राज करने के लिए कानून बना दिया था जेटली ने, जैसा मनीष भारती भाई ने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी कंपनी चला सकती है। जरूरी है कि आज के दिन जो कंपनी आप देखते हो वो किसी लम से दिख रही है आपको, सरकार की खुद की हो, है ना, या लाला की सरकार की हो रखी हो, 80% में हम है, 20% में तू है, बस तेरा नाम रहेगा, है ना। तो ये काम तो वो करेंगे। रामदेव बाबा की चल रही है ना। आप सर मैं नाम दिलाना चाहता हूँ। आप जो दो के बारे में बोलता रहता है ना, उन दो हो सकता है पार्टी की ही हो पूरी तरह, और 20% नाम दिखाने के लिए हो, तभी तो वो इतने फैले और इतने कर्जे मिल रहे हो, तभी तो सब कुछ दे दिया उठा के देश का। तो हो सकता है वो पार्टी का ही हो, है ना। तो आपको सोचना ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आपको सोचना ये है कि आपको क्या करना है। और वो एक लाइन की ब्रॉड में अवेयरनेस जितनी फैला सकते हो उतनी फैलाओ, अपने आप समाधान निकाल लेंगे। बिल्कुल, है ना। नहीं होगी। मनीष जी कुछ समाप्त कर जी। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कोई और साथी भी बोलना चाहेगा, क्योंकि सेशन लंबा खींचने पे कोई सुनता नहीं लोग। हाँ बोलिए। हाँ महक सिंह जी देखिए अपने को लोगों को पद्मश्री और उन्हें लगा दिया, है ना, किसानों के बीच में है, पॉपुलर कर दिया पद्मश्री दे। अब वो 8 ग्राम 6 घंटे आरएसएस की करते हैं, 2 घंटे किसानों से खींचे की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जग्गी वासुदेव को लगाया था कॉर्पोरेट में घुसा के, ऐसे ही श्री रविशंकर को लगाया था, ऐसे ही रामदेव को लगाया था। तो जो वो कर रहे हैं उनसे सीख लो ना भाई, लड़ने के बजाय सीखो उनसे और फिर फॉलो करो अपने लेवल पर। राम जी आपका बंद हो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यहाँ आप भी तो 1 मिनट रुक जाएं, मैं इसको ब्रीफ कर दूं पूरे सेशन को। देखिए, हमें चीजों पे बहुत माइन्यूटली फोकस करना है।
एक तो हम ये देखें कि सरकार जो ये ला रही है, जो कर रही है, जैसे
में क्लाइमेट चेंज का प्राइसिंग वहां तो इकॉनमी का था, मूवमेंट टाइम अगर चेंज कोई नहीं है। तो मेरी जो कहने का मतलब ये है कि ये क्लाइमेट चेंज का जो पैनिसिटी है, अगर लोग पहले तैयार नहीं होंगे यूथ की है वो मूवमेंट कर रहे हैं क्लाइमेट का, मतलब पहले अवेयरनेस चाहिए नए एजेंडे पर, उसके मुताबिक कारपोरेट का एजेंडा ऑटोमेटिक उसके मुताबिक उसको या हटना पड़ेगा या उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। आपने पहले कहा ना कि इनका बैम है हमें, वो इसलिए हम इनको मान नहीं सकते। नहीं, मैं जो लिखा है उसको डिस्कशन में नहीं लेंगे, जो लिखा मैं पढ़ लेता हूँ। फूल कुमार जी ने कहा था वह कंपनी क्या है, तो वो फूल कुमार जी ने लिखा था कि 2002 की उत्पादक कंपनी एक्ट के अधीन यहाँ उत्पादक कंपनी बन सकता है। 2002 की ये कंपनी एक्ट के अधीन। मैंने दूसरा, कृषि उत्पादन कंपनी के लिए अगर कोई सहयोग की आवश्यकता है तो हम सहयोग करने की तैयार हैं, क्योंकि हमने कुछ कंपनी बनाया भी है, इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने एक लिखा हनुमान कुमार जी। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा था कि महक सिंह जी के लिए सरकार की गलत नीति का विरोध करना भी एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। महक कुमार जी कह रहे थे कि सरकार को अपनी काम करने दीजिए और हमें अपनी काम करना चाहिए। मैं उसकी विरोध में तो नहीं, उनके लिए मैंने ये शब्द लिखा था, उसमें ध्यान देंगे। एक वीरेश भाई ने जो बात उठाया था कि हमें युवकों को तैयार करके गांव-गांव में जाके इन बातों को कहना चाहिए, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ। ये बात मैंने चैट में लिखा था, पढ़ दिया। धन्यवाद। चलो, हाँ, महक सिंह जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो अपना वो बाई चांस वो बात राय साहब की बात में भी आ गई। तब मैं ये कहता हूँ कि सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहा सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए, मैं तो खुद जन्मजात विरोधी हूँ और सब सरकारों का हूँ। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। एक बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने लोगों को सरकार तक लेकर जाओ, सरकार में पहुंचाओ। ये मनीष भारती जैसे जो लोग हैं, ये इतना अच्छा बोल सकते हैं, मुद्दों की समझ रखते हैं, इन लोगों को अपने माउथ पीस बनाओ और इन्हें आगे बढ़ाओ। भाई, सरकारों में पहुंचो, वहां घुसो, क्योंकि पॉलिसी से चलती है चीजें। पॉलिसी अफेक्ट करने के लिए सरकार का पार्ट होना जरूरी हो जाता है, तो वहां तक सोचो। हाँ, वो जगदीप सिंह जाखड़, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ले, हाँ बोलिए। नमस्कार जी, मैं जगदीप सिंह जाखड़ बोल रहा हूँ हिसार से। हाँ बोलिए सर। मैं जिस तरह जो है फैमिली आईडी रिगार्डिंग जो है आपसे बातचीत करना चाहूँगा, जो साथी जुड़े हुए हैं मैं उनको जागरूक करना चाहूँगा इस विषय के बारे में कि हरियाणा सरकार वर्तमान में जो है फैमिली आईडी जो है आम लोगों पर जो है वो तानाशाही ढंग से थोप रही है, जबकि यह जो है फैमिली आईडी किसी भी योजना में जो है बाध्यकारी नहीं हो सकती है।
और सरकार में इसने जो है खास बात और जो है इम्प्लीमेंट की है इसके अंदर कि इसमें जो है परिवार के सभी मेंबरों के आधार कार्ड को जो है तानाशाही ढंग से जो है कलेक्ट करके जो है एक 8 अंकों की फैमिली आईडी जनरेट की है और एक प्रारूप जो आपको दिया गया है फैमिली आईडी के नाम पर, उसमें एक डिक्लेरेशन दिया गया है जिसका किसी पर भी ध्यान नहीं दिया है। उस डिक्लेरेशन पर ये लिखा हुआ है कि आपने जो अपनी मर्जी से जो है सरकार को अपने आधार कार्ड दिए हैं, तो ये एक प्रकार से जो है झूठ भी है और तानाशाही भी है। मैंने इसको जो है अलग अलग चलो ठीक है दिलीप सिंह जी, आज का जो सेशन हमारा सिर्फ हम अवेयरनेस माइंड सेट से काम करते हैं। ये प्रॉब्लम हरियाणा की है, हम आपके साथ हैं। जब भी आपका कोई मिशन हो, कोई बात हो, तो हम आपको कदम से कदम मिला के, हमारा ग्रुप और हमारे जितने साथी हैं आपका सहयोग करेंगे। इसी सब बातों के साथ में मैं चाहूंगा कि आज का सेशन हम यहीं आए हैं, जरा उनकी भी बात सुन लो एक बार। नहीं, लेट आए हैं तो वो बात कोई मायने नहीं रखेगी है कि क्योंकि बात हम कहीं करें और फिर उस बात को कहीं ले जा करके एक मिनट में अपनी बात कहलवा दो, उनसे कहलवा दो। मैं लेट हो गया, सुन लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सेशन ऑफ करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आए जुड़े आज, उनका तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने बात सुनी, हमारी बात मानी। और जल्दी फूल कुमार जी आप एक करें वहाँ प्रोग्राम अपना। जी सर, नेक्स्ट वीक या लेट अस से नेक्स्ट वीक तो मैं पेरिस में हूँ। मेरी वहाँ एक मार्केटिंग की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो 3 दिन मैं वीकेंड पे वहीं पे हूँ, तो उससे नेक्स्ट वीक एंड जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, बीच में एक मीटिंग इस बात पे जितना जल्दी कर सको फूल कुमार जी, उतना जल्दी करो। नेक्स्ट मीटिंग आप रोहित सर ने जो बताया, कंपनी जो एक्ट है 2002 वाला फार्मर्स के लिए, अगर इस पे थोड़ा सा काम